सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कहाँ से डिसाइड होता है? लर्निंग आपको मोटिवेट इसलिए करती है कि आपको पता है कि जो लर्निंग है वो आपको एक करियर दे रही है। हाइजीन फैक्टर वो होता है कोई एक चीज़ जिसके होने से आपको फर्क ना पड़े और ना होने से फर्क पड़े। सैलरी मिल रही है तो मोटिवेट नहीं होंगे, सैलरी नहीं मिल रही तो डीमोटिवेट हो जाएंगे। हायरिंग से पहले आपने उसको कैलकुलेट कैसे किया कि ये स्टे करेगा या नहीं करेगा? जब आप कुछ समझ रहे होते हैं कि मेरा इससे करियर ग्रो करेगा, आप उस वक्त वहाँ पे स्टे करते हैं। होना यही चाहिए कि एम्प्लॉय को भी मौका मिले कि वो अपने आप को रेट करे, लेकिन मसला ये है कि वो सारे ये करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कहाँ से डिसाइड होता है? गोल कहाँ से डिसाइड होता है? विजन और मिशन से। कौन देता है? कंपनी, एम्प्लॉयर। ठीक है, आपको विजन मिल गया। एक विजन मिलने के बाद आपको कहा गया कि ये हमारा टारगेट है, ये हमने अचीव करना। वो अचीव करने के लिए उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उन इंग्रेडिएंट्स को आपने पूरा करना होता है, जिसके बाद आप एक सेट जो आपका पॉइंट है उस पॉइंट पे आप पहुंच जाते हैं। तो अब जब हमने ये कह दिया कि विजन हमें मिल गया, तो विजन किसने दिया आपको? लीडर ने। इंप्लीमेंट किसने किया? मैनेजर ने, और मैनेजर्स की टीम ने। अब उस विजन को फुलफिल करने के लिए जाहिर सी बात है कि हमें ये देखना होगा कि कौन कितना किस हद तक काम कर रहा है। उसके बाद ही हम परफॉर्मेंस के ऊपर आएंगे। रिवार्ड तभी मिलता है आपको, और फिर हम अप्रेजल्स पे जाते हैं, इंक्रीमेंट्स पे जाते हैं परफॉर्मेंस देखते हुए। तो परफॉर्मेंस एक मैं समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से है कि आपकी जो मोटिवेशन है उसके साथ डायरेक्टली लिंक कर रहा है या नहीं करता है या नहीं करता? तो बताते क्यों नहीं है? मोटिवेशन नहीं है, क्यों? परफॉर्मेंस अप्रेजल मोटिवेशन नहीं है? सर हम लोग इसलिए बोले क्योंकि इस टाइम पे मोटिवेशन नहीं है। अच्छा, इस टाइम पे मोटिवेशन नहीं है। इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर इस टाइम पे मोटिवेशन नहीं है तो आपकी कंपनी में जॉब है तो वहाँ दे देते, अच्छी सैलरी। ये भी ठीक है, ये भी अच्छा था। अच्छा, सबसे ज़्यादा मोटिवेट क्या करता है आपको? सर डिपेंड करता है डिफरेंट सिनेरियोज में कि कौन सा जॉब टास्क है, किस तरह उसको डिस्क्राइब किया जाता है, वही मेरे हिसाब से मेन मोटिवेशन है। तो जैसे बच्चे का एग्जांपल ले लें, बच्चे को कहा जाता है कि ये काम करेंगे तो आप ये चीज ये जो HR, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ये 2+2 4 नहीं होता। बिहेवियर्स हैं और हर इंडिविजुअल का बिहेवियर दूसरे इंडिविजुअल से मुख्तलिफ है। तो एक तो खुल के पार्टिसिपेट करें, क्योंकि मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपने 2+2 5 क्यों कहा है। हो सकता है किसी सिनेरियो में वो 2+2 5 होगा। उसकी रीज़न ये है कि हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे सीखें। आप सब लोग पढ़ लिख के आए हैं, आप क्लासेस भी करते रहें, सारा कुछ करते रहें। जो फ़र्क होता है CHRM का वो यही है कि हम एक्सपीरियंस बेस्ड गुफ्तगू करें, जिसमें लर्निंग हो, कुछ केस स्टडीज़ हों, कुछ ऐसी चीज़ें हों, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हों जो शायद हम में से किसी ने फेस की हों, दूसरों ने ना की हों, तो उससे सीखने की हम कोशिश करेंगे। तो हम थे परफॉर्मेंस पे, और परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे थे कि मोटिवेट क्या चीज़ करती है आपको। आपने कहा कि डिफरेंट सिनेरियो के अंदर टास्क दे कहते हैं, आपको कोई स्पेसिफिक टास्क दे देते हैं मैनेजमेंट की, इसको करें। अगर उसको एक टाइम विद इन अ टाइमलाइन आप अचीव कर लें, उससे पहले कर लें, तो मेरे हिसाब से मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें है कि मुझे ये लगता है कि अगर आप उसको टाइम पे कर रहे हैं तो आप मोटिवेटेड हैं। बिल्कुल ऐसी है सर, आप मोटिवेटेड हैं, तो इसका मतलब है कि वो टास्क आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, आप पहले से मोटिवेटेड हैं। ठीक है, वो क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेट कर रही है? एप्रिसिएशन है आपके मैनेजर की, आपके लाइन मैनेजर की। एप्रिसिएशन प्लस रिवॉर्ड। सैलरी मोटिवेट करती है? बिल्कुल सर, मुझे सिर्फ सैलरी मोटिवेट करती है, बाकी जो मर्जी। सैलरी मोटिवेट करती है? एग्जैक्टली। सैलरी मोटिवेट नहीं करती। नहीं, सैलरी नहीं मोटिवेट करेगी। सैलरी स्टडी है, आपको करती है, ठीक है। सैलरी मोटिवेट नहीं करती। 8 घंटे आप लोग सब यंग हैं, आपने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा आप एक कंपनी को दे रहे हैं, वो आपको सैलरी दे रहे हैं, उस काम की दैट्स इट, बात ख़त्म हो जाती है। मोटिवेट आपको करता है रिवॉर्ड, एप्रिसिएशन, ये चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं। रिकग्निशन, लर्निंग आपको मोटिवेट इसलिए करती है कि आपको पता है कि जो लर्निंग है वो आपको एक करियर दे रही है, एक करियर पाथ दे रही है, इसलिए लर्निंग आपको मोटिवेट करती है।
क्योंकि हम जब हायर करते हैं तो उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, करियर पाथ क्या होगा यहाँ पे, मैं अगले 5 साल अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ, अपने 2 साल में अगले यहाँ पे अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ। और अगर आपको पता है कि यहाँ पे तो ना रिवॉर्ड्स हैं, ना एप्रिसिएशन है, ना रिकग्निशन है, ना आपकी ये प्रमोशंस हैं, तो आप तो मोटिवेट नहीं होंगे। आप तो उस कंपनी से जो बाकी चीज़ें जो कंपनी आपको ऑफर कर रही होगी, आप फौरी तौर पे उसको छोड़ के वहाँ पे चले जाएंगे। ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे सर। तो सैलरी मोटिवेट, इसे हाइजीन फैक्टर कहते हैं, पढ़ लीजिएगा। सैलरी मोटिवेट नहीं करती। हाइजीन फैक्टर वो होता है कोई एक चीज़ जिसके होने से आपको फ़र्क ना पड़े और ना होने से फ़र्क पड़े। सैलरी मिल रही है तो मोटिवेट नहीं होंगे, सैलरी नहीं मिल रही तो डीमोटिवेट हो जाएंगे। आई समझ बात? सर सैलरी तो ऑलरेडी डिसाइडेड है ना कि आपको मिलनी ही मिलनी है, लेट हो रही है, नहीं मिल रही, नहीं मिलने से मुराद ये होता है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जहाँ पे सैलरी लेट मिलती है तो वो आपको नहीं मिल रही, ठीक है, वो आपको डीमोटिवेट करेगी। लेकिन सैलरी अगर आपको टाइम पे मिल रही है तो सैलरी आपको मोटिवेट नहीं करेगी। बिल्कुल ऐसे सर। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस जो है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि किस, हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस आती है, हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैलकुलेट होनी होती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिक्रूटमेंट से। जब आप रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस से गुजरते हैं, गुजरने के बाद जब आप इंटरव्यूज़ की तरफ जाते हैं तो उस वक्त आप उसको क्या चीज़ बताते हैं, कौन कौन सी चीज़ें बताते हैं जो उसकी परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करेंगी, और बताते भी हैं या नहीं बताते? रिक्रूटमेंट में आप हैं, कौन था यहाँ पे? हाँ, और कंपनी पॉलिसीज वगैरह है। कंपनी पॉलिसीज बताते हैं। और सर मैं आपकी बात का मतलब समझ नहीं सका। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने इंटरव्यू कर लिया, Exactly. ठीक है, इंटरव्यू करने के बाद आप उसके सैलरी निगोशिएशन के करीब करीब है, ओके। ठीक है। अब उसके सवाल शुरू होंगे, आप उनसे पूछेंगे कि आप बताएं कि आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। अब आपका मेन गोल क्या है? उससे परफॉर्मेंस लेना ना जॉब पे आने के बाद, एग्जैक्टली। ठीक है। तो आप क्या क्वेश्चंस करेंगे उससे, क्या बताएंगे अपनी कंपनी के बारे में, कौन सी वो चीज़ें होंगी जो उसको, मेन चीज़ क्या है, एचआर को क्या प्रॉब्लम है इस वक्त सबसे ज़्यादा? रिटेंशन, ठीक है। तो रिटेंशन के लिए आप जब हायरिंग कर रहे होंगे तो क्या उस मौके पे इस पॉइंट को एड्रेस नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जब आप उसको एड्रेस करेंगे तो आप उसे करियर पाथ देंगे। एग्जैक्टली। कितने सालों का देंगे? 5 साल, 10 साल, 5 इयर्स। ठीक है। उस वक्त क्या क्या चीज़ें उसको बताएंगे उसको रिटेन करने के लिए, और क्या बतानी भी चाहिए या नहीं? बतानी चाहिए। प्रोसेस में सब एलाबोरेट किया जाता है। दोबारा बताएं। ओरिएंटेशन प्रोसेस में ऑनबोर्डिंग के बाद जब उनको ओरिएंटेशन करवाई जाती है, कंपनी का विजिट, हायरिंग से पहले आपने उसको कैलकुलेट कैसे किया कि ये स्टे करेगा या नहीं करेगा? चलें, एक तो आपने उसका बैकग्राउंड देख लिया कि ये पिछली कंपनी में 4 साल रहा था, उससे पहले ये 5 साल रहा था, उससे पहले ये 6 साल रहा था, समझ आ गई। फ्रेश ग्रेजुएट को कैसे करेंगे रिटेन? सर बेनिफिट्स वगैरह जो है, जैसे आपने भी बताया कि हम जो रिक्रूट करते हैं उसमें करियर पाथ बताकर उस 5 साल के बाद जहाँ पर अगर वो पहुँचता है उसके बेनिफिट्स प्लस जिन जिन फेजेस से गुजरा है, बेनिफिट्स, रिवॉर्ड्स, एप्रिसिएशंस और डिफरेंट जो भी टूल्स अप्लाई किए जा सकते हैं, हर कंपनी के सारे डिफरेंट होते हैं, उसी से मॉनिटर किया जाता है कि ये आता है ये ये जो बंदा। मैं रिटेंशन की बात कर रहा हूँ, डू यू अग्री कि ये परफॉर्मेंस से डायरेक्टली लिंक्ड है? यस और नो? परफॉर्मेंस आफ्टर 3 मंथ्स प्रोबेशन No. इवैल्यूएट किया जाएगा। नो, 3 माह बाद नो सर। नहीं। कैसे? मैं ये कहता हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस रिलेट ही आपकी हायरिंग पे कर रही है। एक आपने रिसोर्स हायर किया, ठीक है, और वो रिसोर्स हायर करने के 6 माह बाद, 1 साल बाद, इवन अगर 1.5 से 2 साल बाद भी छोड़ के जाता है तो आप ये समझते हैं कि यू विल बी इन द कंडीशन कि आप उसकी परफॉर्मेंस एवेलुएट भी कर सकें? बड़े ग्रुप्स जो हैं वो यहाँ पे कौन लोग हैं जिनके 1000+ एम्प्लॉयज़ हैं? कर सकते हैं। 1 साल तो उसको समझने में लग जाएगा। ऐसी सर नहीं होती। तो अब मैं ठीक कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस के साथ रिक्रूटमेंट हायरिंग डायरेक्ट लिंक कर रही है। सर रिक्रूटमेंट आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रिक्रूटमेंट के टाइम पर ही आइडिया हो जाता है समहाउ कैंडिडेट का कि ये कितने अरसे के लिए आया है। हाँ, ठीक है। कुछ होते हैं जो लाइक इंस्टीट्यूट या कॉलेज समझ के आते हैं यार, बस यहाँ से कुछ सीखना। 6 माह तो आप परफॉर्मेंस का सवाल ही नहीं कर सकते ना उससे। Exactly, sir. उसने आना है, उसने देखना है, एनवायरनमेंट देखना है, उसको भी लोगों के नाम नहीं पता होने। जो मैंने 1000+ की कंपनी इसलिए कही है कि खासकर बड़ी कंपनीज में ये प्रॉब्लम आता है। छोटी कंपनीज में चलें ठीक है, हम उसको 6 माह से 4 माह कर देते हैं, 5 माह कर देते हैं कि 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, रोज़ाना आपकी सबके साथ मुलाकात हो रही है, लेकिन एक
ऐसा सेटअप जिसके अंदर आपके ऑफिस पूरे पाकिस्तान के अंदर हैं और आप हेड ऑफिस में बैठ के ह्यूमन रिसोर्स के तमाम ऑपरेशंस रन कर रहे हैं, उस कंपनी के अंदर आपको तो 6 माह तक नाम ही याद नहीं होगा कि आपके एम्प्लॉयज़ कितने हैं। यस और नो? अब आप अग्री करते हैं? पहले आपने कहा था नहीं। आपका शुक्रिया, अगर आप ना मानते तो मैंने क्या कर लेना था। अब ये बताइए कि सबसे पहले जो हमने बात की, आप उसको ऑफ़र क्या क्या कर रहे हैं, उसको आपने क्या दिया? पहले आपने उसकी जॉब स्पेसिफिकेशन बताई, परफॉर्मेंस कहाँ से आ रही है, परफॉर्मेंस कैलकुलेट कहाँ से करेंगे, हायरिंग कैसे करते हैं? तो जो जेडीज डिसाइड होता है, जेडीज डिसाइड होते हैं। हायरिंग कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है हायरिंग का? आपको रिक्वेस्ट आती है एचओडी की, ऐसे ही अगर कहीं चेंज हो तो मुझे बताइएगा। एचओडी की रिक्वेस्ट आती है, जब वो रिक्वेस्ट आती है तो आप उसका ऐड देते हैं, ऐड देने के बाद आप डेटाबेस अपना इकट्ठा करते हैं और उसके बाद आप उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आप और एचओडी बैठ जाते हैं, कंसर्न्ड एचओडी। वो बैठने के बाद आप इंटरव्यूज कंडक्ट कर लेते हैं और उसके बाद आप उसको ऑन बोर्डिंग कर लेते हैं। यही प्रोसेस है, सब कंपनीज में ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही सर। या किसी कंपनी में नहीं ऐसा होता? सेम यही प्रोसेस जो है वो चल रहा होता है। आपने सबसे पहले जॉब इवैल्यूएट की कभी? जॉब इवैल्यूएशन करते हैं? नहीं, क्यों? सबसे पहले तो आप जॉब इवैल्यूएशन करेंगे ना कि आप रिप्लेसमेंट पे जा रहे हैं या न्यू इंडक्शन पे जा रहे हैं। रिप्लेसमेंट पे जा रहे हैं तो क्या इस जगह पे इस रिसोर्स की ज़रूरत है या नहीं है? सर वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है ना जब हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट आती है तो। अभी इन्होंने कहा आपका क्या नाम है? हसन इफ्तिखार। हसन साहब ने अभी ये कहा कि अप्रेजल्स नहीं लग रहे इस 2022। अभी आपने कोविड भुगता है, अभी आप फ्लड के उससे निकल रहे हैं, तो क्या कंपनीज अफोर्ड कर सकती हैं वो जो पहले के प्री डिसाइडेड चीज़ें हैं उसके ऊपर रहना? हर कोई ऐसी कंपनी जो यहाँ बैठे हुए हैं जहाँ पे इस वक्त थरथली नहीं मची हुई कि बहुत स्मूथ चल रहा है? नहीं सर। कोई कंपनी है तो मुझे बताइए। तो इस वक्त तो आपको जस्टिफाई करना है, अपनी जॉब को भी जस्टिफाई करना है और आपको जिसको लेके आ रहे हैं उसको भी ये सिक्योरिटी देनी है। तो सबसे पहले जॉब इवैल्यूएशन, क्योंकि जब हालात अच्छे होते हैं तो उस वक्त हम कहते हैं कि ठीक है जितनी मर्जी हायरिंग कर लें, कोई मसला नहीं है, मालकान भी अप्रूवल दे रहे होते हैं, हर जगह से चीज़ें जो है वो बड़ी स्मूथली चल रही होती हैं। लेकिन जब पूरे मुल्क के हालात जिस तरह से इकॉनमी चल रही है, ज़ाहिर है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो तमाम कंपनीज़ पे आ रहा है। जब वो तमाम कंपनीज़ के ऊपर आता है तो उस मौके के ऊपर हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स, वैसे तो जॉब इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको करना है, हर चीज़ के साथ साथ करना है आपको। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे थे तो अब आपको करना है, आप उसको एवेल्युएट करें। अब आप उसको एवेल्युएट कैसे करेंगी? आप एवेल्युएट इस तरह से करेंगी कि आपने ये देखना है कि वो जो डिपार्टमेंट जिसके लिए आपको ये रिक्वेस्ट आई है उस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, किसकी क्या जेडी है, ठीक है, इंटरलिंक्ड कितने लोग कर रहे हैं, ओवरलैप कितने लोग कर रहे हैं, उसको रिड्यूस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। उसके एचओडी से बात करके, एचआर का काम ये नहीं है कि डायरेक्ट जाएं और जाके बंदा निकाल दें। जो भी करना है वो आपने कंसर्न्ड जो सीओडी है उसके साथ आपने बैठ के, एचओडी के साथ बैठ के आपने मुशावरत करके उसके बाद आपने करना है। ऐसे ही होता है। एग्जैक्टली सर, ऐसे ही है। कुछ कहना चाह रहे हैं और? नहीं, यही प्रोसेस हाँ, है ऐसे ही बिल्कुल। सही, लेकिन ऐसे होता नहीं है। फिर कैसे होता है? सर ऐसे होता है कि क्योंकि एचओडी की और मैनेजर साहब की तो बनती नहीं है, मतलब एचआर मैनेजर की जो बाकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, तो उसने कहते हैं जितने बंदे चाहिए तो चाहिए, ठीक है। अगर बंदे बिठा देंगे 2 दिन बाद कहेंगे भाई ओवर हायरिंग कर दी है, बंदे निकाल देंगे कि मेरे पास बंदे नहीं है। आई मीन नहीं, अगर एचआर मैनेजर की बाकी एचओडी इससे नहीं मिल रही तो फिर मैं इस पे अफसोस का इजहार कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एचआर मैनेजर ने तो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको रिजॉल्व करना है। तो अगर वो खुद क्रिएट कर रहा है तो फिर उसको अपने आप को रिविजिट करने की ज़रूरत है। मुझे ये लगता है। नहीं, कंपनी बदलने वाली बात नहीं है, वो कंपनी खुद उसका फैसला कर लेगी। खुद रिविजिट हो जाता है सर, उसका Sorry? डिसीजन खुद ही रिविजिट हो जाता है। ऑनर कर लेता है उसे रिविजिट उस चीज़। उसकी रीज़न ये है कि एचआर, देखिए एचआर का वैसे तो जॉब के अंदर पर्सनल किसी का भी किसी के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन एचआर का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मेरा दरवाज़ा तमाम टीम के लिए आइदर दे आर रिपोर्टिंग टू मी और नॉट नहीं खुला हुआ एंड दे आर नॉट कंफर्टेबल कि वो मेरे से आके बात कर सकें और मैं उनकी बात सुनने के बाद उन्हीं को झाड़ना शुरू कर दूं, तो फिर मेरा ख्याल है कि जो मेरी प्राइम जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो ख़त्म हो जाता है। तो आपने इवैल्यूएट किया, इवैल्यूएट करने के बाद आप चले गए जॉब
स्पेसिफिकेशन आपने निकाली है, आपने जो ऐड में देनी है, और उसके बाद फिर आप आ गए जेडीज पे। अब ये जितनी भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना, ये सारी आपकी जेडीज के ऊपर घूमेंगी, परफॉर्मेंस आपकी, क्योंकि जेडी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसने आपको बताना है कि आपने करना क्या है, यानी केपीआईज भी वहीं से निकल रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म भी वहीं से बन रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी जेडीज से बन रही हैं। तो जेडीज जो है वो कोई ऐसी कंपनी जिसकी जेडीज नहीं बनी हुई है अभी, या नहीं है कोई कंपनी ऐसी? छोटी तो सारी छोटी सारी बनी हुई, तो फिर इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जेडीज बनवानी है। हाँ, इसका मतलब इसका काम ही है, इतना काम है। इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस इवेलुएट हो ही नहीं रही जहाँ पे जेडीज नहीं बनी हुई। वहाँ पे क्या है, आप मुझे बुरे लगे हैं, आपको मैं सी ग्रेड दे दूंगा, आप मुझे अच्छे लगे आपको मैं ए ग्रेड दे दूंगा। ये इसे हम कहते हैं ACR सुना हुआ है? जी सर, आर्मी में होती है। आर्मी में भी होती है, सरकारी तमाम महकमों में होती है, और स्टेट कल्चर में भी होती है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, कि जो कह दिया हमें वो हमने जी, ये एक 20% में आपको कह दिया कि जी 20% आप रेज लगा दें, उस 20% के अंदर एक लिस्ट उठा के आप ले गए और उसके ऊपर आप लगवा के ले कि इसको 15% दे दें, इसको 20% दे दें, इसको 10% दे दें। तो इस तरह से, तो इसका मतलब ये है कि जब आप कर रहे होते हैं, इस तरह से कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये कि परफॉर्मेंस तो आप कैलकुलेट नहीं कर रहे, तो वो फिर आप बस चली जा रहे हैं, और आप अगर एक एवरेज सतह पे आपकी कंपनी चल रही है तो वो ग्रो नहीं करेगी। ठीक है जो स्ट्रक्चर कंपनीज होती हैं सर जी, जब हम बेल कार्ड बनाते हैं उस वक्त की तो जेडी को थोड़ा सा साइड पे दोबारा बताएं, जो स्ट्रक्चर्ड कंपनीज हैं क्या बनाते हैं? जब अप्रेजल के वक्त हम बेल कार्ड बनाते हैं, ठीक है, तो उस वक्त बेल कार्ड बनाने के लिए तो हम जेडीएस को थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं, क्योंकि उस वक्त हमने वो बेल कार्ड एक बनाना होता है, बेल कर्व बनाना होता है, हमें जो कहा गया वो करना होता है हमने। तो ठीक है, करें, फिर मालिकों की माने और करें, मैंने कब रोका आपको? वो तो देखिए, हम जो बातें कर रहे हैं ना, हम वो बातें कर रहे हैं, या मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ कि होना क्या चाहिए, हो क्या रहा है वो आप भी जानते हैं, वो मैं भी जानता हूँ। और बेसिकली ये आप कह रहे हैं ना HR करवाता है, HR इसलिए करवाता है कि HR या कोई भी, हम बात नहीं करते, हम क्वेश्चन नहीं रेज करते, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते। हमें कहा ये कर दो, हमने कर दिया, हमने कभी बताने की कोशिश नहीं की। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम खुद से ओवर थिंकिंग करके ये कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो होगा ही नहीं, इसके ऊपर तो अप्रूवल ही नहीं आना, और हम वो बात नहीं करते। और आप कभी जब आपको ये थॉट आ रही हो तो उसके सारे प्लस माइनस कैलकुलेट करके आप बात करें, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। क्योंकि परफॉर्मेंस के अंदर आप किसी भी तौर पे आप ग्रो इसलिए नहीं कर सकते कि अगर आपने बाइस्ड होके परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो लगाने हैं, तो फिर तो आपके पास लेफ्ट ओवर रह जाएगा, और जो आपका ब्रेन है वो ड्रेन हो जाएगा। क्योंकि वो इस वक्त देखिए कंपेटिटिव मार्केट है। अब ये वो वक्त नहीं है कि UET से आपने इंजीनियरिंग कर ली है तो इसका मतलब ये है कि आपको नौकरी आखिरी सेमेस्टर में मिल जाएगी, ना ही ये वो दौर है जिसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि जी किंग एडवर्ड से आपने मेडिसिन कर ली है तो आपको आखिरी हाउस जॉब के दौरान ही बड़ी अच्छी ऑफर्स आने लग जाएंगी, ना ही ये वो दौर है कि हम कहें जी IT के अंदर आप कुछ कर लें, या MCS कर लें, या आप लम से MBA कर लें। अब तो जो चीज़ है वो ये है कि जो अपनी फील्ड के अंदर टॉप पे है वो कामयाब है, वो कोई भी फील्ड है। हो सकता है हम किसी ज़माने में ये सुना करते थे लोगों से कि जी वो MA जिसने किया हुआ है वो तो MA तो एम ही होता है। आज जिसने MA किया हुआ है वो अपनी फील्ड के अंदर बहुत अच्छा जा रहा है, तो वो कामयाब है, वो उसकी सक्सेस जो है वो उसी के ऊपर चल रही है। और अगर जो है वो आप ये समझें कि अब डिग्रीज के ऊपर वो चलना है तो वो नहीं है। तो मार्केट इस वक्त बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव है। जो काम के लोग हैं वो आज भी नहीं मिलते। रिक्रूटमेंट वाले बैठे हुए हैं, बाकी लोग भी इस प्रोसेस को देखते हैं। मुझे बताएं कितनी इस वक्त आपकी जॉब ओपनिंग्स चल रही हैं? चलती रहती हैं। तो वो एक वो है तबका जो कहता है नौकरियां नहीं है, और दूसरा HR का तबका है जो ये कहता है कि जी बंदे नहीं मिलते काम के। तो अगर आप ये करेंगे तो आप उन लोगों को लूज कर जाएंगे जिनका ये राइट बनता था कि उनकी JDs के मुताबिक उनकी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट किया जाए और उसके बाद उनको परफॉर्मेंस अप्रेजल दिए जाएं। आप उनको लूज कर देंगे क्योंकि वो वेट नहीं करेंगे, वो अप्लाई करेंगे, वो जाके अपने बारे में बताएंगे और वो वहाँ से आगे चले जाएंगे।
ये थोड़ी सी स्लाइड्स हम इसको ज़रा तेज़ी से पढ़ते हैं, इसमें से काफ़ी बातें हमने कर ली हैं, लेकिन इसको भी हम देख लें। ये क्लियर है, सारों को नज़र आ रहा है? परफॉर्मेंस, पीरियोडिक चेक से मुराद क्या है? सर यही कि आफ्टर 3 or 4 months या कुछ एक साल बाद भी हो सकता है, साल बाद भी हो सकता है। हाउ जॉब इज़ गोइंग, एम्प्लॉयज़ परफॉर्मिंग, कैसे परफॉर्म कर रहा है, और इस एम्प्लॉय को डेवलप कैसे किया जा सकता है। इसी से ऑनवर्ड आपने फिर जाना है अगले अपने सेगमेंट पे। चीज़ें रिलेट कर रही हैं, परफॉर्मेंस से हर चीज़ आपकी रिलेट करेगी। आप सिर्फ एक दफ़ा उसको रीथिंक करके देखिए, आपको नज़र आएगा। ट्रेनिंग कहाँ से आ रही है? आपकी परफॉर्मेंस से आ रही है। वो आपको बताएगी कि आपके जेडीज़ के अंदर कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपका फोकस कम रहा है। ये परफॉर्मेंस वैल्यूएशन आपकी बताएगी, और उस जो फोकस कम रहा है तो उसके बाद जाके आप कहेंगे कि इसका ये एरिया वीक है, इसको आप करवाएं, ट्रेनिंग करवाएं। तो अपने मैनेजर, जो आपके एचआर मैनेजर हैं, उनको सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग करवाएं, वो ठीक हो जाएंगे। सुपीरियर व्हाट कैन डू टू मेक इट हैपन, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है जो आपके सीनियर्स होते हैं कि वो किस तरह से आपको हेल्प आउट करते हैं चीज़ों के अंदर, क्योंकि हर वक्त एक स्टिक पकड़ के आप पीछे नहीं भाग सकते। आपको बहुत सी जगहों पे ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि अगर कोई पीछे रह गया है, बिल्कुल ऐसे ही आप जैसे टीचर, आपने बताया, किसने बताया, क्लास में आप देखते हैं सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आपको ज़ाती हैसियत में बैठ के उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, उनकी ग्रूमिंग करनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है। आप ये नहीं कर सकते कि आप उनको पीछे छोड़ दें। इसी तरीके से कंपनी के अंदर भी हर एम्प्लॉय हर वक्त में 100% अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा होगा, या होता है? नहीं होता सर, नहीं होता। डिफरेंट फेज हर इंसान की ज़िंदगी में चल रहे होते हैं। किसी टाइम पे आप बहुत हाईली मोटिवेटेड होते हैं, किसी टाइम पे आप डीमोटिवेटेड होते हैं, किसी टाइम पे आपको सेकंड थॉट आ रही होती है। तो जब आपको सेकंड थॉट आ रही होती है तो उस वक्त आपको बीइंग सीनियर उस एम्प्लॉय की काउंसलिंग करनी चाहिए, और उसका बेहतरीन तरीका यही है कि पहले आप कैलकुलेट करें, मार्केट देखें। अगर तो आप समझते हैं कि नौकरियां आपकी जेब में है तो वेल एंड गुड, आप फौरी तौर पे चेंज कर लें अगर आपके यहाँ पे गुजारा नहीं हो रहा। अदरवाइज़ फिर ये देखें कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं जिनको आपने फुलफिल करना है, और अगर ये नौकरी आपके पास नहीं होगी तो किस तरह से मामला चलेगा। MBA में एक चीज़ सिखाते हैं कि अगर कभी भी आपको किसी बात पे गुस्सा आता है तो आपने करना ये है कि आप ईमेल लिख रहे हैं, ईमेल लिख लें, लिखने के बाद आपने भेजनी नहीं है, शाम को भेजें या सुबह भेजें, और आप यकीन कीजिए कि आप कभी भी नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो एक थॉट जो उस वक्त चल रही होती है वो आप 5, 7, 8 घंटे बाद, वो उसके बाद, क्योंकि और जो ख़ासकर फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं कि अभी किसी ने बात की नहीं है तो फ़ौरन रेजिग्नेशन टाइप हो रहा है कि ओके जी एलो पढ़ो, मैं ख़त्म, मेरी बात ख़त्म। तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती हैं, और 2-3 साल फील्ड में रहने के बाद जब आपको पता चलता है कि हर कंपनी के अंदर कमोबेश यही हालात मिलेंगे आपको, तो इन्हीं लोगों के साथ आपको सर्वाइव करना है। क्योंकि ये क्लासरूम का वो एक प्रोजेक्ट तो है नहीं कि अपनी मर्ज़ी के लोग आप उसमें चूज़ कर लें और टीचर ने आपको कह दिया कि ठीक है ग्रुप अपनी मर्ज़ी का बना लें तो वो बन जाएगा। आपको इन्हीं लोगों के साथ रहना है। रिटेंशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है। जी बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। मैं आपको जब कुछ सिखाया जा रहा होता है कंपनी के अंदर, या जब आप कुछ समझ रहे होते हैं कि मेरा इससे करियर ग्रो करेगा, आप उस वक्त वहाँ पे स्टे करते हैं। सर एक सवाल है मेरा। जी प्लीज़। जैसे आप कह रहे हैं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो नेसेसरी है जी ग्रोथ के लिए। जी। ऑनर्स की जो कंपनी ऑनर्स हैं उनकी किस तरह ट्रेनिंग कराई जाए जब वो खुद भी ना चाहेंगे रिटेंशन हो? ये सर मैं एक कंपनी से रिसेंटली मैंने डिजाइन किया, वहाँ के जो ऑनर है ना उनको नहीं फर्क पड़ता। मतलब वो ये भी नहीं देखते कि मैं पहले कोई सोर्स हायर कर लूँ उसके बाद उससे कहूँ ठीक है अब तू जाओ, वो कहते ठीक है मैं आप ही चला लूँगा। जो उसमें फिर ऑनर की किस तरह, मतलब कोई अगर कोई मैनेजर लेट सपोज करवाना भी चाहे कि चलो मैं इस कल्चर को चेंज करूँ किसी तरह से, तो ऑनर की किस तरह ट्रेनिंग करा सकते हैं? ऑनर्स की ऑनर्स कर रहे हैं ये, इससे आपका एज क्या है? ऑनर की एज बता। नहीं 60 प्लस ही है सर ऑनर जो है, सेट कितने नहीं, किसने कहा है? मेरा जितना से ताल्लुक पड़ा सारे हमारे ऑनर 27 years। नहीं, अब तो क्या बात कर रहे हैं आप सर? 30 के अंदर, वैसे इसके अलावा भी
देखिए ना, आप बड़े सेठ ये तो एक फीलिंग है सेठ, बड़े- किसी में पैदा हो सकती है। इसके लिए कोई एज का तो नहीं होता। बड़े सेठ साहब जो है वो वफात पा गए हैं, तो उसके बाद जो अगले आए हैं तो वो उनको बड़ी कंपनी मिल गई है, तो वो यंग ही होंगे, वो आईटी ना भी हो तो वो उसके अंदर होंगे। देखिए अगर तो 60 के हैं तो फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता उनका, वो इसलिए नहीं किया जा सकता कि मुझे लगता है कि 50+ साल तक बता देते हैं। मुझे लगता है, मुझे तो 35 से ऊपर भी नहीं लगता। मुझे लगता है आप इतने पक चुके होते हैं उस वक्त तक कि आपको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मुसलसल नॉक करके और उनका फायदा, उनको सेठ को ना अपना फायदा बड़ा समझ आता है। सर ये सुन लें, सेठ को ना अपना फायदा बड़ा समझ आता है, ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। ठीक है। तो जब तक आप उनको उनका फायदा नहीं समझाएंगे ना, उस वक्त तक उनको समझ नहीं सर आना। अगर आप फायदा भी कानून समझा में रहे बड़े हैं, कच्चे होते हैं। सेठ तो आपको पता है, वो आप Short- समझा भी देंगे, घंटे बाद एक दूसरे नहीं आते उनको। शॉर्ट टर्म में समझाए ना, लॉन्ग टर्म में समझाएंगे तो वो समझ नहीं आएगी। सर, ये जिसका बात यकीन करें, शॉर्ट सेठ लिमिट को का समझा समझाया रहे हैं। नहीं जा सकता। नहीं समझाया जा सकता, समझाया। नहीं समझाया जा नहीं सकता। सर, नहीं समझाया जा सकता। फिर क्लास के बाद आपको मैं इंडस्ट्री बताऊंगा, कोशिश करें समझाने के, समझ आपने जाए। रिटेंशन की बात की, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मैंने हाल ही में रिज़ाइन किया 2 महीने पहले एक कंपनी से। बताया। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छी थी, ठीक है, लेकिन जो रिवार्ड सिस्टम था ना, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं थी, तो उस पर ट्रांसलेट ही मैंने किया। 49 एंड 51 का एक कंसेप्ट होता है। हम जब जेनेरिक बात करते हैं ना तो वो 51% के बारे में होते हैं, आप 59% में होंगे। यानी अगर 51% लोग इसलिए अपनी नौकरी जो है वो नहीं छोड़ रहे कि ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करवा रहे हैं, तो इसका मतलब है हम इसको एक जेनेरिक टर्म में ये कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती। और ये भी डिपेंड कर रहा होता है पर्सन टू पर्सन। किसी के लिए इन्वायरमेंट बहुत मैटर कर रहा होता है, किसी के लिए रिवार्ड सिस्टम बहुत मैटर कर रहा होता है, किसी को बॉस पसंद नहीं आ रहा होता, पर्सनल कोई एक ऐसी चीज़ जो है वो चल जाती है, किसी के लिए जो है वो बायसनेस सबसे ज़्यादा पिंचिंग चीज़ होती है, कोई कंप्रोमाइज़ करने वाला होता है। सबसे मुश्किल काम ह्यूमन बिहेवियर्स को टैकल करना है। बाकी ये मशीन और ये बाकी सारा कुछ तो कुछ नहीं है। ये कोई इंजीनियर तो नहीं है यहाँ पे? जी सर, कौन? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आप, मुझे लगता है आप सब कुछ ही करके आए हुए हैं। गांधी जी का बच्चा है सर। तो इनकी मशीन ने तो वंस इन अ ब्लू मून मिसबिहेव करना है, ऐसे ही है ना? तो ह्यूमन बिहेवियर्स ने तो हर दूसरे लम्हे पे मिसबिहेव करना है। एग्जैक्टली सर। तो बिहेवियर्स के मुताबिक हमने चलना होता है। मैंने जब आपसे स्टार्ट किया था तो मैंने आपको ये कहा था कि हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है हमारी प्रोफेशन के अंदर। एचआर में तो बिल्कुल भी नहीं है ना। आप देखें, आप किसी एक बंदे को थप्पड़ मारते हैं, उसका रिस्पॉन्स मुख्तलिफ होगा, दूसरे का एंटायरली डिफरेंट होगा, ठीक है। इसी तरह से आप किसी एक से प्यार से बात करते हैं, हमेशा से दोनों दरवाजे दिखाने चाहिए। अगर आप किसी को मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट करके आप उसे बताते हैं कि ये आपको मैं करियर दे रहा हूँ और ये आपकी प्रमोशन होगी इस तरह से, तो 10 साल बाद आप यहाँ पे खड़े होंगे। तो उसको ये भी बताएं कि ये दरवाज़ा भी है, इस दरवाजे से आपने बाहर भी जाना है, आपको निकाला भी जा सकता है। सज़ा और जज़ा का कंसेप्ट बहुत ज़रूरी होता है। लोग कहते हैं कि फायरिंग बड़ा मुश्किल काम है या नहीं है? किसी को फायर करना मुश्किल काम है? हाँ, मुझे नहीं लगता। मुझे इससे नहीं लगता कि मैंने जब पहली दफ़ा किसी को फायर किया था तो वो साइन करते हुए मेरे हाथ कांपे थे, और वो थे PSO2 चेयरमैन। तो हमारी एक डायरेक्टर थे कंपनी में, तो उन्होंने कहा कि इनको आप मेरे साथ कर दें। तो मैंने चेयरमैन से बात की, मैंने कहा कि आप इनको उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वो उनको समझ आ गई कि ये इसकी पहली फायरिंग है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम एक तो ये मेरे साथ काम कर, अगर मेरे साथ रहते हुए अगर इसने परफॉर्म नहीं किया तो ये किसी और के साथ भी परफॉर्म नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम नौज़बिल्ला कभी खुदा बनने की कोशिश ना करें कि वो रोज़ी रोटी वो सारा जो है वो अल्लाह ने लिखा हुआ है, वो कहीं ना कहीं से जो है वो मिल जाना है। और आप बीइंग HR मैनेजर्स, अगर मैं ये देखें, ये नहीं कहता कि क्वेश्चन नहीं देना किसी को, परफॉर्मेंस तीसरे नंबर पे आती है। सबसे पहले आपकी आती है करप्शन, दूसरे नंबर पे पॉलिटिक्स, और तीसरे नंबर पे परफॉर्मेंस। अगर किसी ने करप्शन की है तो उसको साबित करके 1 मिनट से पहले फारिग कर दें। कोई पॉलिटिक्स कर रहा है तो उसको 1-2 मौके दें। परफॉर्मेंस पे तो 2-2 3-3 साल मौका दें लोगों को। हो सकता है कुछ चीज़ ऐसी हो रही हो जिसके ऊपर ना हो। तो इसलिए अगर आप बीइंग HR पर्सोनल अब लोगों को मौका 3 दफ़ा भी दे दिया आपने, 3-3 6-6 साल भी दे दिया, तो इसका मतलब है फिर आप कुछ गलत कर रहे हैं अपनी जॉब के साथ, क्योंकि ये आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ को देखना कि परफॉर्मेंस
आ रही है या नहीं आ रही, और अगर नहीं आ रही तो फिर आपको फैसला करना है इस बारे में। लेकिन सर ऐसे भी तो होता है ना, कुछ कंपनी में सीजनल काम जैसे आया होगा कि हायरिंग करें, काम खत्म हुआ, सीजन खत्म हुआ, उसके बाद रिफाइल कॉन्ट्रैक्ट पे रखें लोगों को, फिर उस चीज़ के लिए ना कॉन्ट्रैक्ट पे रखें। बहुत से बिजनेस ऑनर नहीं माने, अगर नहीं जी कॉन्ट्रैक्ट पे रखना ही नहीं है, फिर हम कुछ कर नहीं सकते। ऑनर बदलना है। अगर आपका बॉस ऑफिस पॉलिटिक्स करता हो फिर तो करते हैं, क्यों नहीं करते? आप एमएलए की टिकट लेके बॉसेस नहीं करते, बॉसेस करते हैं पॉलिटिक्स। करते ही कोई है मेरे नजदीक। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वही करते हो, लेकिन चीमा साहब बंदे बन जाएं आप, ठीक है? ये ना हो कि कल मैं पहुंचा हूँ वहाँ पे। आप हार ना माने और जो सही बात है ना वो कर दिया करें, मेरी बहुत बदल रही है। इसके रिजल्ट्स आते रहेंगे। हाँ, अगर आपके पास ऑप्शन है तो बदल लें, लेकिन आपकी फिर अगर आप ऐसे करेंगे बिल्कुल बदलें। ईयर एंड पे आपके अप्रेजल अच्छे नहीं है, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस है ना, इसका ताल्लुक कम्युनिकेशन और निगोशिएशन से होता है या नहीं होता? सॉरी सर, परफॉर्मेंस का लिंक कम्युनिकेशन और निगोशिएशन से होता है या नहीं? होता है सर। तो आप कैसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे ना उसको, अगर आप सही तरीके से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे परफॉर्मेंस देंगे? ये पता नहीं किस मुल्क की ये एग्जांपल है कि अगर आप काम कर रहे हैं एक हाथ से तो दूसरे हाथ से ढोल बजाएं हैं, और अगला इसका फिक्रा ये है कि अगर आप काम नहीं कर रहे तो दोनों हाथों से ढोल बजाएं। तो ये जो आप कह रहे हैं ना ईयर एंड पे नहीं लगेगा, तो फिर यहाँ आप ढोल से ही नहीं बजा रहे ये आप काम सही नहीं कर रहे। या आप काम सही नहीं कर रहे, दोनों में से और कोई। क्योंकि देखिए ये पता नहीं बाहर के मुल्कों में कैसा होता होगा, हमारे यहाँ पे तो बताना पड़ता है, आपको अपनी परफॉर्मेंस मैयर करवानी पड़ती है। अब बैठे रहें स्कूल, हाँ जो मल्टीनेशनल है यस उनका एक सिस्टम बड़ा अच्छा डेवलप है, वो अब जो सॉफ्टवेयर बेस्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल्स कर रहे हैं वो पाकिस्तान की एक कंपनी के अंदर भी नहीं है, क्योंकि वो उसका जो सोल्यूशन है वही करोड़ों में जाता है। तो हम तो वो कर रहे हैं, वो जेडीज पकड़ी और हम 360 पे चले गए, और 360 से निकले तो हम बेल कव नहीं तो हम उस पे चले गए, ये जो आपका है रेटिंग पे चले गए, रैंकिंग पे चले गए। तो हम तो इसी से बाहर नहीं आ रहे। बाहर ऐसे नहीं है, बाहर तो आपका सिस्टम पड़ा हुआ है, उस सिस्टम ने, उस सॉफ्टवेयर के सिस्टम ने सारा कुछ कैलकुलेट कर देना कि इसने कितने घंटे काम किया और कितने घंटे काम नहीं किया। तो अल्टीमेटली हमारी कंपनीज को भी इस पर आना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर नहीं बात जो है वो नहीं बन सकती। जब तक बोर हो रहे हैं आप, समझ आ रही है आपको? अच्छा जी, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों कंडक्ट करते हैं? गुड ह्यूमन रिसोर्सेज की जो प्रैक्टिसेस हैं उसके लिए। कम्युनिकेट बिटवीन सुपरवाइजर एंड एम्प्लॉय, प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क ऑफ गोल एंड स्टैंडर्ड फ्रॉम, क्या लिखा है आगे? विच मेजर्स परफॉर्मेंस। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें हैं, अगर कहीं पे नहीं कुछ समझ आती तो हम उसके ऊपर बात भी कर सकते हैं। हाँ पढ़े, मैं थक गया हूँ, थोड़ा उठ जाए। Act as a form of individual career development issues and develop actions and training plans to address performance problems. And third is the serve as a tool to determine salary increases. And the fourth is assure a formal time and place for all these events to happen. सैलरी इंक्रीजेज, परफॉर्मेंस से ज़्यादा सैलरी इंक्रीज होती है। एक तो इन्फ्लेशन है जो आपने देना ही देना है, और हमारी कंपनीज तो इन्फ्लेशन और इंक्रीमेंट के अंदर भी डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही होती। वो मतलब अगर आपका इसकी स्टैटिस्टिकल जो ब्यूरो है उसकी रिपोर्ट अगर 35% कह रही है तो इसका मतलब है कि 35% तो इन्फ्लेशन है, इंक्रीमेंट तो इसके ऊपर की बात करें। क्योंकि 35% का मतलब इंक्रीमेंट का ये है कि आप वहीं खड़े हैं जहां आप पिछले साल खड़े हुए थे। समझ रहे हैं बात या नहीं? अगर इन्फ्लेशन बढ़ गई है तो 35% इन्फ्लेशन गवर्नमेंट ने कहा है कि एक साल के अंदर जो इन्फ्लेशन हुई है वो 35% हुई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी को 35% इंक्रीमेंट दे रहे हैं ना, तो वो इंक्रीमेंट नहीं है, वो अप्रेजल नहीं है, वो आप उसको इन्फ्लेशन दे रहे हैं। वो जीरो पे है, क्योंकि वो जहां पे पिछले साल खड़ा हुआ था इस साल भी वो वहीं पे खड़ा हुआ है। तो हमारी कंपनीज में कोई ऐसी कंपनी जितने लोग यहाँ बैठे हुए जिसने 35% इन्फ्लेशन दिया हो, तो हम तो इन्फ्लेशन से भी यानी कि उस पे जा रहे हैं। अच्छा, अब हो क्या रहा है इससे? हो ये रहा है कि मार्केट में पोजीशंस मौजूद हैं, मार्केट में पोजीशंस मौजूद हैं। 1000
आपने कहा एम्प्लॉयज़ की कंपनी, क्या चल रहा है? एचओडी की सैलरी क्या चल रही है? सर हमारा जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है तकरीबन 3 लाख रुपीस ले रहा था, अब उसके साथ सिनेरियो है कि उसको फारिग करके लाख में 2 रख के लाख रुपए बचा लिए। ठीक है, 3 लाख इस वक्त जो एवरेज एचओडी की सैलरी चल रही है वो 2.5, 3, 3.25 इसके आगे पीछे चल रही है। ठीक है, अब प्रॉब्लम जो आना है कंपनीज को वो कहाँ पे आना है? वो यहाँ पे आना है कि जब लोग छोड़ के जाएंगे और वो कहीं ज्वाइन करने जाएंगे तो उस वक्त रेज आपको मिलेगा। यानी इंटरव्यू में अगर आप जाते हैं और आपको कोई ये कहता है कि आप जी 2 लाख ले रहे हैं तो हमसे 2.25 ले लें, क्योंकि 2.5 तो हम दे रहे थे जो बंदा छोड़ के गया है, या 2.25 तो दे रहे थे जो छोड़ के गया है, तो क्या करेंगे आप? क्या कहेंगे? क्या जवाब होगा आपका? सर अगर रियलिस्टिक बात की जाए और इससे भी पहले बात हो गई थी कि बॉसेस अगर चेंज करना तो डेफिनेटली मैं फिर उसकी तरफ चला जाऊंगा। मैं दोबारा बताता हूँ, मेरा जो सवाल है वो, इंटरव्यू में आप सैलरी निगोशिएट कर रहे हैं और जिस पोजीशन के लिए कर रहे हैं उस पोजीशन पे जो सैलरी थी वो 2.5 लाख थी। ठीक है, आपकी करंट सैलरी 2 लाख है, आप उससे मांग रहे हैं 3 लाख, वो आपको कह रहा है 2.5 लाख पे आ जाए क्योंकि इतना ही मैं बंदे को दे रहा था, वो बंदा छोड़ के चला गया, इतने दे रहा था। आपका जवाब क्या होना चाहिए इस पर? यस, बस नो कह देंगे? उसे कैसे कन्विंस करेंगे? कन्विंस इस तरह करूंगा कि अगर वो 2.5 लाख पे छोड़ के गया, वो उसका अपनी वर्किंग स्टाइल था, वो अपने तरीके से काम कर रहा था। नहीं, नो, पीरियड जो है छोड़ के गया है 3 करोड़। ये वाला पॉइंट आपने उनसे ये कहना है कि मेरे से ये बात ना करें कि वो कितने पे छोड़ के गया है, मेरे से ये बात करें कि वो कितने पे ज्वाइन कर रहा है। वो उसकी ब्रैकेट जो है ना वो होगी। इस बात को समझ रहे हैं? लेकिन सर अगर उन्होंने उसको ही रिटेन करना होता तो फिर वो उसको इतना पैकेज ऑफर कर देते। नहीं, ये आप बताते ही नहीं ना कि ये पोजीशन की ये वाली एक सैलरी थी, अब बजट इतना है हमारा नहीं, अब सैलरीज बढ़ानी पड़ेंगी और बढ़ा रहे हैं लोग, क्योंकि जो जॉब छोड़ के कहीं जा रहा है ना वो अब कोशिश ये कर रहा है कि मैं ज़्यादा सैलरी पे जाऊं। मिनिमम सैलरी क्या दे रहे हैं आप फ्रेश ग्रेजुएट को? कंपनीज क्या दे रही हैं? 30, वेरी करती है पोजीशन, 35, पोजीशन टू पोजीशन। एमटीओ कर लें फ्रेश ग्रेजुएट। अब लाइक जैसे हम फैशन डिजाइनर जो फ्रेश जो कर रहे हैं 50,000 भी ले रहे थे स्टार्टिंग में हायरिंग में, लेकिन जो दूसरी पोजीशन के लिए हैं उनके लिए 25 वाले भी हैं, 30 वाले भी। 25 तो जुल्म है ना। 25 तो ये देखे ना कि 25 तो आपकी मिनिमम मजदूर की जो है वो वेजेस है। कंपनीज हैं जो उसको फॉलो कर रही है, कोई भी नहीं, मेरा नहीं ख्याल के कोई करवाए ना। आप लोग एचआर में हैं, आप लोगों ने करवाने। ना माने तो क्या करें फिर इस चीज के लिए? जो उसको समझाएं कि भाई इन्फ्लेशन वो करते हैं भाई, हम ऐसे चल रहे हैं, आप अब नए आए, आपको तो पता ही नहीं है, हम ऐसे पिछले 20 सालों से चल रहे हैं। लोग जब देखें, जब ये जो आपकी हायरिंग की कॉस्ट है ना, उसमें सिर्फ ये कॉस्ट नहीं होती कि आप टाइम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें जो आपकी सर्विसेज हैं उसकी कॉस्ट भी ऐड होती है, उसमें लैंड एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट भी ऐड होती है, उसमें उसकी सैलरी भी, सब चीज़ें ऐड होती हैं उसके अंदर। तो ये चीज़ समझाने की होती है कि आप एक रिसोर्स, जिस रिसोर्स को आपने हायर किया है, अब अगर वो आपको 2, 4, 5, 6 माह के बाद इसलिए छोड़ के जा रहा है कि उसकी सैलरी से वो मुतमईन नहीं है, तो अल्टीमेटली आपका नुकसान है, इस कंपनी का नुकसान है। और अब तो लोग रुकते भी नहीं हैं, अब तो वो फौरी तौर पे जो है वो स्विच कर जाते हैं। सर हमारे पास टीपीसी के मैनेजर थे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया इंटरग्रुप से, तो उनका पैकेज था 185, तो साथ में बेनिफिट्स में कार्ड नहीं था, बाकी फ्यूल, मोबाइल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस सब कुछ था। लेकिन उन्होंने प्रोबेशन पीरियड में ही अपनी न्यू जॉब फाइंड की और वो 3 से अबव चले गए। तो मतलब देखिए प्रोबेशन में भी वो वेट नहीं कर रहे होते, वो बाय द टाइम अपने टाइम वो देखें, अभी इन्होंने बताया, मैंने नहीं बताया कि 3 लाख एचओडी मैनेजर, एचओडी इस वक्त उसमें जा रहे हैं। अगर आप 180 दे रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपको अलर्ट रहना चाहिए। यानी आप ये कहते हैं कि 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद अगर कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है या मैनेजर है, तो अगर आप उसको 180 पे रिटेन करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा, किसी सूरत नहीं होगा, वो ढूंढता रहेगा। ये जो आपका है ना, क्योंकि हायरिंग आपकी डायरेक्टली आपकी परफॉर्मेंस होती है, तो इसलिए हायरिंग एक क्रिटिकल आपका ऑपरेशन है कि उसके अंदर आपने अंडरपेड भी नहीं होना चाहिए, ओवरपेड भी नहीं होना चाहिए। सर आपने भी क्वेश्चन किया था कि ये कंप्लीट कर लो। अंडरपेड इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो आपका कंप्यूटर इस्तेमाल करेगा, आपका दफ्तर इस्तेमाल करेगा और वो नौकरी ढूंढेगा।
वो काम नहीं करेगा। ओवरपेड सारा टाइम अपने आप को जस्टिफाई करता रहेगा। वो एक हाथ छोड़ के दोनों हाथ से ढोल बजाएगा कि सैलरी तो मुझे यहाँ से इससे ज़्यादा कहीं मिलनी नहीं है मार्केट में जितनी मुझे यहाँ से मिल रही है, तो इसलिए जो है ना वो यही किसी तरीके से यहीं पे मैं अपना जो है वो सर्वाइवल रखूँ। अब आप बात करें मैंने रिक्रूटमेंट के ऊपर क्या कहा था। स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन रेज किया था कि एट द टाइम ऑफ हायरिंग जो हमारे पास कैंडिडेट आया है तो उस टाइम पे हमें कैसे पता चलेगा उसकी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करना है? आपने उसको रिटेन करने के लिए आपने उनसे सवाल पूछना है। बॉडी के बाद होगा ना, अभी हम उसकी सैलरी भी नेगोशिएट नहीं हुई हमारी। देखिए कंपनीज एक काम करती हैं वो इंटरव्यू तो वो अपना 100% आएगा, नहीं मैं तो यहाँ पे इतने साल रहूंगा। नहीं बता देते हैं, ऐसा नहीं है, बता देते हैं लोग। नहीं बता देते हैं। कितने लोग मैंने रिजेक्ट किए हैं वो कहते हैं जी हम साल तो जरूर काम करें। साल दा खौफ कर लें। कंपनी सर जो नया बताते हैं, पता नहीं क्या हो सकता है आप लोगों को एक्सपीरियंस ऐसा हुआ हो। मुझे इसलिए वो लोग बताते हैं जिनको इंटरव्यू देने का कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। जो एक्सपीरियंस के साथ आए हुए होते हैं वो तो आपको कहेंगे कि नहीं हम तो। देखिए जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं ना तो आप उसको सेंस कर लेते हैं, उसके एनवायरनमेंट को सेंस कर लेते हैं, उसके कल्चर को सेंस कर लेते हैं। होता या नहीं होता? कभी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको रिसेप्शन पे पता चल जाता है आप किस कंपनी में आए हैं। इसी तरीके से जो इंटरव्यू देने के लिए आया हुआ है तो वो आप अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आप उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, उससे आपको अंदाजा होता है कि कितने टिकेगा कितने नहीं, पकड़ा जाता है। उसके लिए NLP कोर्स है। आप वो ना भी करें, आप उसके अलावा भी अगर आप जो है वो क्वेश्चनिंग के अंदर ही वो एक्सपोज हो जाएगा। अगर उसका इरादा नहीं है तो आप 4-5 क्वेश्चन ऊपर नीचे करें वो कि आपने क्या करना है, किस तरह से करना है। अब कितने लोग होंगे आपके पास आते होंगे, वो आप पे आकर कहते होंगे कहाँ 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देख रहे हैं सर आपकी कुर्सी पे। होता है या नहीं होता? तो इसलिए ये जो चीज़ें आप कह रहे हैं ना, ये कितना अरसा हो गया आपको काम करते हुए? सर 9 इयर्स। और ये जो अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन में इसमें कितना अरसा हुआ है? सर ये मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन है, मैं छोड़ के एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन। कितना अरसा वहाँ पे काम किया आपने? तकरीबन 2 साल। 2 साल आपने काम किया। सर कंपनीज भी तो ऐसे करते हैं, जो पुराने रिसोर्स होते हैं उनको पैकेज अच्छा नहीं देते, जो नया आता है उसको दे देते हैं। देखें ये भी एक ख़तरनाक चीज़ है बाकी चीज़ों की तरह। इसको मैं इस तरह से बयान करता हूँ कि आइदर एम्प्लॉय कंपनी को फॉर ग्रांटेड ले ले या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फॉर ग्रांटेड ले ले, कभी भी बात नहीं बनेगी। क्या होता है समटाइम्स ये होता है कि एम्प्लॉय को ये कहा जाता है, एम्प्लॉय ये कहता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे कौन सा निकालना है इन्होंने। तो इसका मतलब ये है कि उसने फॉर ग्रांटेड ले लिया, वो काम करे या ना करे उसको ये उसके ज़हन में बैठ चुका हुआ है। समटाइम्स जो आप बात करें एम्प्लॉयर भी फॉर ग्रांटेड ले लेता है, इन्हों किन्हें लेना है या ये किधर जाएगा। तो दोनों सूरतों में ये तो हो ही नहीं सकता, कंपनी भी निकाल देगी और बंदा भी छोड़ के चला जाएगा। तो इसलिए फॉर ग्रांटेड तो किसी सूरत नहीं लेना चाहिए किसी भी एम्प्लॉय को। वो अगर आप कर रहे हैं इस तरह से कि ये पुराना है तो इसको हमने चले 1 लाख पे रख लिया और नया बंदा हम 1.5 लाख पे रखें, तो वो तो सेटिस्फाई रह ही नहीं पाएगा, वो तो उसमें बायसनेस में आ जाएगा। चलें पढ़ें कोई इसको एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, कम से कम एक दफ़ा। हमने पीरियोडिक की बात की थी, 3-3 माह बाद भी करें, 6-6 माह बाद भी करें, और फिर आप परफॉर्मेंस रिव्यू के साथ चाहे 3-3 माह बाद इंक्रीमेंट भी लगाएं, ज़्यादा बेहतर है। 6 महीने का तो लेकिन सर ये तो कंपनीज पे वैरी करता है ना कि सर वो किस तरह से इनके एम्प्लॉय को किस तरह ट्रीट करते हैं, तो वो चाहे लेकिन होता है 6 माह का भी होता है। हाँ, प्रोबेशन पे डिपेंड करते हैं कितने मंथ का प्रोबेशन पीरियड है उसका। फिर कितने मंथ का होता है प्रोबेशन पीरियड? 3 to 6 में डिपेंड करता है आप किस पोजीशन के लिए हायरिंग कर रहे हैं। नहीं, आपका 3 to 6 ही होता है, जो मर्जी पोजीशन हो। 3 to 6 का मतलब ये है कि 3 माह बाद आप उसको एवेलुएट करते हैं, आपकी समझ में आता है तो आप उसको परमानेंट कर देते हैं, समझ में नहीं आता तो आप उसको फारिग कर देते हैं, और अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप कहते हैं कि 3 माह और लगा लो, तो 6 माह बाद इसका फैसला सर करेंगे। आप तो ग्रुप्स हैं, तो उधर जो प्रैक्टिस चल रही मुखिया हैं यही 3-6 सर 3 माह के बाद आपने एवेलुएट करना है उसको। लॉ भी यही कहता है 3 माह बाद आपने एवेलुएट करना है उसको। जब आपने एवेलुएट किया तो आपके पास 3 रिजल्ट्स आएंगे। नंबर 1 ये कि ये नहीं चल सकता, आप उसको फारिग कर दें। नंबर 2 ये कि ये चल सकता है, ये इसने ठीक परफॉर्म किया, आप उसको परमानेंट कर दें। और नंबर 3 ये कि आप ये समझ रहे हैं कि अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि इसको सही कैलकुलेट कर सकूँ, ये 3 माह और काम करे फिर जाके समझ आएगी मुझे। परमानेंट करने पे इंक्रीमेंट जरूरी होता है कि नहीं होता? कैसे?
यानी कि जस्ट लाइक हमने एक एम्प्लॉय को परमानेंट किया, हाँ। तो क्या उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल भी हमने लाजमी ही देना होता है उस टाइम पे? उस टाइम पे? नहीं, वो आपने उसमें लिखना है ना, अपने एग्रीमेंट में लिखना है। अगर तो आप लिखते हैं कि जी मैं इसको, ये फ्रेश ग्रेजुएट है, इसको मैं 30,000 सैलरी दे रहा हूँ, आफ्टर प्रोबेशन मैं इसको 35 कर दूंगा, ठीक है। तो फिर तो ठीक है, वो तो फिर वो लॉ हो गया ना, वो आपका इंटरनल लॉ हो गया। लॉ दो तरह के हैं, एक वो जो स्टेट ओन्ड है जिसको हम लेबर लॉ कहते हैं, जो हम सब पे इम्प्लीमेंट होता है, या अगर आप शॉप में है तो जो शॉप का लॉ, लेबर लॉ की क्लास नहीं हुई मेरे ख्याल भी आपकी। अच्छा, और दूसरा वो है जो आपकी कंपनी का लॉ है। कंपनी का लॉ क्या है? वो तमाम पॉलिसीज़ जो आपके हाथ से बनी हुई हैं एचआर की, वो सारे लॉ हैं। तो वो अगर आपने उसको अपॉइंटमेंट लेटर में लिख के दे दिया कि प्रोबेशन के बाद मैं आपको करूंगा, तो वो लॉ बन गया, फिर आप करेंगे ही करेंगे। और अगर आप उसको नहीं लिखते तो सिर्फ आप ये लिखते हैं उसके अंदर के जी आपकी जो प्रोबेशन है वो 3 माह या 6 माह के बाद ख़त्म हो जाएगी और आप परमानेंट हो जाएंगे, तो आप परमानेंट हो जाएंगे। ठीक है सर। सर मैंने ना बहुत सारे एचओडी से सुना है, एचओडी होते हैं जस्ट लाइक इनके परफॉर्मेंस अप्रेजल कुछ बहुत बड़ी चीज़ है। यकीन करें, मैं खुद मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल के साथ, एचओडी ने बताता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल देना किसी एम्प्लॉय को बहुत डिफिकल्ट होता है। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि व्हाट आर द डिफिकल्टीज। नहीं, परफॉर्मेंस अप्रेजल देने से क्या मुराद है? क्या इनके उसमें क्या प्रोसेस होता है? इनके जस्ट लाइक अगर आप सिस्टमेटिकली उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल बनाते हैं, ये यानी कि आप उसको देते हैं, या फिर क्या मतलब क्या चीज़ वो बताना चाह रहे होते हैं कि एक ऑपरेशन है जैसे बाकी ऑपरेशन हो रहे, जैसे पेरोल वाला है, वो पेरोल कर रहा है, वो एक एचआर का ऑपरेशन है। जैसे उस पेरोल से आपका जो है वो कर रहा होता है, फिर बोनस भी पेरोल वाला कर रहा है, फिर आपका ये जो ग्रेजुटी है वो भी वो कर रहा है। परफॉर्मेंस अप्रेजल भी पेरोल का एक वो है, उसमें ऐसी कौन सी वो एचआर के हाथ में होती है ये चीज़, या जस्ट लाइक कि नहीं, एचआर के हाथ में नहीं होती। होता ये है बेसिकली कि आपको जो भी हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसने भी इसको अप्रूव करना होता है, वो आपको एक परसेंटेज देते हैं। जस्ट लाइक लाइन मैनेजर? नहीं, ऑनर्स डायरेक्टर्स कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मुराद यही होता है ना कि जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास अप्रूवल की अथॉरिटी है, वो हो सकता है आपके मैनेजर के पास भी हो, डिपेंड करता है ये कहाँ पे है, लेकिन मोस्टली मैनेजर्स के पास नहीं होती, ये आपके ऑनर के पास ही होती है। वो कहते हैं कि जी आपके पास 15% है, आप 15% मैक्सिमम अप्रेजल आप जो है वो 15% पे चले जाएं। तो 15% के बाद की जो आगे शुरू होती है ना, ये 15% मिल गया एचआर को। एचआर ने क्या करना है कि एचआर ने तमाम एचओडीज को कहना है कि आपके पास 15% है। अब तमाम एचओडीज ने ये करना है कि उनके पास 4 एम्प्लॉयज़ हैं, तो उस 15% को उन्होंने इस पर डिवाइड करना है। यानी वो स्टेट वे 15 भी दे सकते हैं, वो एक को 10, एक को 20, एक को 10, एक को 20 करके भी 15 कर सकते हैं। ये इतनी सी बात है। अब वो करना कैसे है वो एचआर ने करवाना होता है। वो एचआर अगर उस पे जा रहा है, हम एक फॉर्म वैसे बना भी लेते हैं, अप्रेजल फॉर्म जो है वो, उसमें क्या क्या आएगा अप्रेजल फॉर्म में? अप्रेजल फॉर्म में क्या क्या आएगा? पहले तो उसका पूरा, हाँ ठीक है, वो उसकी बायो आ गई, उसके बाद जेडीएस फॉर्म में तो नहीं आएगी ना वो। टीम वर्क देखने की कैसे टीम वर्क वो तमाम फैक्टर्स जो जेडीज में दिए हुए हैं, स्केलिंग आ जाएगी ठीक है। और अगर आप रेटिंग सिस्टम पे तो आप उसको रेट करवा देंगे, ऐसे। ठीक है। इसको बेस्ट कर लें, इसको वर्स कर लें, या इसको रिवर्स कर लें, ऐसे ही है। और क्या होगा? अब इन फैक्टर्स में टेक्निकल, बिहेवियर, अब ये आपका पोर्शन है, ये एचओडी का पोर्शन है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, यानी इसको आप अटेंडेंस कर लें। और क्या होगा? और अगर आप इसमें चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म, तो उसको मौका दें कि वो लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस बताए। और यहाँ पे आप 3 लाइनें छोड़ देंगे उसके लिए। देन नेक्स्ट ईयर गोल, इससे क्या फायदा होगा? फ्यूचर प्लान कर दो। एक तो सेल्फ असेसमेंट, और नेक्स्ट ईयर आप इन बेसिस पे
उसको उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर लेंगे। जी एक असेसमेंट ऐसे भी तो होती है ना कि सेल्फ असेसमेंट डिफरेंट है। पहले तो ये देख लें कि डिफरेंट है। ठीक है। अगेन कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन आपने जो बनाना है वो उस तरह से बनाना है कि वो एम्प्लॉयर यानी कंपनी और एम्प्लॉय दोनों के लिए वो बेस्ट पॉसिबल जो सिनेरियोज हैं वो उसके अंदर आए। अब आप बताएं। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे अब मैं काम कर रही हूँ, ठीक है, मेरी असेसमेंट जो है समटाइम्स ये होता है कि कंपनीज जो है आपको खुद जो है ना एक क्राइटेरिया दे देती हैं कि आप किस क्राइटेरिया में आप फॉल करते हो। मतलब मैं खुद अपनी परफॉर्मेंस जो रेट करती हूँ। देन बिफोर माई एचओडी आई हैव टू लाइक मुझे उनको कन्विंस करना पड़ता है इस पॉइंट पे कि हाँ कि मतलब उनको बताना पड़ता है कि मैंने ये काम किया, फिर उस चीज़ पे वो एग्री करते हैं तो फिर मेरी परफॉर्मेंस यहाँ पे दो आ जाएंगे ना, ये सेम जो फैक्टर है उसका एक आ जाएगा आपके लिए, एक आ जाएगा आपके एचओडी के लिए। कुछ कंपनीज ये कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही। होना यही चाहिए कि एम्प्लॉय को भी मौका मिले कि वो अपने आप को रेट करे, लेकिन मसला ये है कि वो सारे ये करते हैं कि आई एम बेस्ट, लेकिन उसमें फिर ज़रा कि वो डिबेट करके तो आप किसी एक पे जो है वो अग्री करते हैं। ये मैं बता रहा था कि नेक्स्ट ईयर का गोल जो है वो आपको अगले साल की परफॉर्मेंस पहले बता देगा कि इसके अपने गोल क्या हैं अपनी जॉब को लेके, और देन आप जब नेक्स्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल में जाएंगे तो आप इसको एड्रेस कर लेंगे। इसके अलावा आप इसमें पूछ सकते हैं प्रॉब्लम्स, सजेशंस, इसके अलावा आप इम्प्रूवमेंट्स, लाइन मेजर पिगमेंट्स, वो इसी फैक्टर्स में अब वो उसमें आ जाएगा। ये सारी चीज़ें ये कम जगहों पे हो रहा है ये वाला, बाकी तो वो जेडीज के मुताबिक वो सारा कुछ हो जाता है, लेकिन ये कम हो रहा है कि लास्ट ईयर परफॉर्मेंस आपको बताने का मौका कम दिया जाता है, लिखने का मौका कम दिया जाता है, और नेक्स्ट ईयर गोल ये भी कम जगहों पे इम्प्लीमेंट है। और इसमें प्रॉब्लम्स आप सजेस्ट क्या करते हैं, आप इम्प्रूवमेंट क्या बताते हैं, ये चीज़ें कम बताई जा रही हैं, लेकिन ये आपको हेल्प आउट करेंगे अपनी पॉलिसीज़ को रिविजिट करने में, आपका जो कल्चर और इन्वायरमेंट है उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने में, कि वो जो फैक्टर्स इसके अंदर आएंगे। और फिर इसके अंदर एक जो पॉइंट है वो आप उनसे पूछेंगे कि आप क्या समझ रहे हैं। एक तो TNA आप करेंगे, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, और दूसरा आप उनसे पूछेंगे कि वो क्या समझते हैं अपने बारे में कि अपने जॉब डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग यस कहाँ पे वो गैप है, जिसको हम आपको ट्रेनिंग करवा के वो गैप्स जो हैं वो उनको आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। आ रही समझ? अब फिर हम वहीं पे आते हैं कि कम्युनिकेशन और निगोशिएशन कैसे हेल्पफुल होते हैं आपकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट में। कम्युनिकेशन सबने पढ़ी हुई है, कम्युनिकेशन, सेंडर रिसीवर, इनकोडर, डिकोडिंग, सारा नॉइज, सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है, वो तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। इसको परफॉर्मेंस के अंदर कैसे लेके आना है? सर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, एम्प्लॉय कहना क्या चाह रहा है, यस, एक तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले सबसे क्वेश्चन देंगे अपने सबऑर्डिनेट्स को भी, बीइंग HR कंपनी के हर एम्प्लॉय को, कि आप तक रसाई हो, वो आप तक आएँ और आके आपसे चीज़ें डिस्कस करें, अपनी परफॉर्मेंस भी बताएं। अच्छा, कंपनीज के अंदर एक और चीज़ जो है वो होती है, वीकली बेसिस पे भी परफॉर्मेंस वैल्यूएट हो रही होती है, यानी आप प्रीवियस वीक में आपने क्या किया और नेक्स्ट वीक में आपने क्या करना है, ये एक डॉक्यूमेंट बनता है। वो डॉक्यूमेंट भी आपके फाइल का हिस्सा बनता रहता है, और एट द एंड ऑफ द ईयर वो भी आपकी परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने में वो आपको मदद देता है। तो अगर आप कम्युनिकेट समझ रहे हैं कि आपकी कंपनी के अंदर नहीं हो सकता, तो इसको इम्प्लीमेंट कर दें, ताकि हर एम्प्लॉय को ये चांस ज़रूर मिलना चाहिए कि वो ये बता सके कि वो परफॉर्म कर रहा है या नहीं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है। वो कल मैं था 2 दिन पहले, हमारा रीजन है रहीम यार खान का, तो उसमें किसी ने बात की, उसने कहा मैंने इसकी टिकटॉक देखी है, तो इसने ये बताया था कि बॉस कहते हैं, आप लोगों ने शायद सुना हो, मैंने उनसे सुना था, लेकिन शायद किसी ने देखा हो कि बॉस ये कहते हैं कि जब मैं कहता हूँ मुझे इंक्रीमेंट दें तो वो कहते हैं कि तुम तो करते ही कुछ नहीं हो, तुम तो काम नहीं करते। तो जब मैं छुट्टी मांगता हूँ तो वो कहते हैं तुम्हारा काम कौन करेगा। तो हम अंडरस्टैंड नहीं करवा सकते अपनी परफॉर्मेंस, बहुत दफ़ा ऐसा होता है, एक गैप जो है वो उसमें होता है। समटाइम्स हम ये समझते हैं
हम लगे हुए हैं एक डगर पे, चल रहे हैं, कर रहे हैं, तो हो जाएगा बस, ये किसी न किसी तरीके से पहुंच जाएगी बात। हालांकि नहीं, इस तरह से नहीं पहुंचती, क्योंकि हर शख्स अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, हर शख्स, हर एम्प्लॉय अपने आप को जो है वो कर रहा है, और आपके जो ऑनर्स हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन चीज़ों को इस तरह से देखें। तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं वहाँ पे आपको ये रजिस्टर करवाना पड़ता है, और बीइंग HR आपको सुनना चाहिए लोगों को कि वो क्या कह रहे हैं, और इससे आपको बहुत मदद है। देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं HR की जिसके लिए सिस्टम डेवलप नहीं किया जा सकता, उसके लिए आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं उनके साथ अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करनी होती है, लाइजनिंग स्ट्रॉन्ग करनी होती है, वहाँ से फिर आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है, वहाँ से फिर आप, और उस इन्फॉर्मेशन का ये मतलब नहीं होता कि आप उसके ऊपर फ़ौरन एक्शन कर लें और फौरी तौर पे, यानी फिर तो वो आप जो आपने बात की थी कानों के कच्चे वाली, फिर तो आप वो हो जाएंगे ना। आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि यार मेरे पास कितने रेफरेंस आ रहे हैं। मेरी कंपनी में किसी ने कहा, उसने कहा ये सेक्टेरियन बुनियादों के ऊपर जो है वो लोगों को हरास कर रहे हैं। मैंने उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, मेरे पास कोई दूसरी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई। इट मीन्स कि मुझे मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही थी। एक मेरे पास ये था कि मैं उसको प्रीवियस हिस्ट्री उसकी जो है वो खंगालूं, उसके इर्द गिर्द के लोग, उसके साथ डायरेक्ट लिंक के अंदर जो लोग हैं उन लोगों से बात करूं, और दूसरा ये था कि मैंने सुन लिया तो मैं एक्शन ले लूं, क्योंकि मेरे नज़दीक ये एक सेंसिटिव इशू है जिसको एड्रेस ज़रूर करना चाहिए कि अगर आप किसी भी मसलक से हैं, इवन आप किसी भी मज़हब से हैं, तो आपको हैरेस नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन उसका एक तरीक़ाकार ये नहीं है कि आपने सुन लिया तो फ़ौरन आपने एक्शन लेके उनको निकाल दिया और वो सारा कर लिया। आप एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, फिर आप अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है उसके मुताबिक आप फिर कुछ डिसाइड करते हैं। लेकिन लोगों को जब तक आप सुनेंगे नहीं उस वक्त तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे कि मसाइल जो है वो क्या हैं। इधर है ना, पढ़े आप किधर चले गए हैं? नजर आ रहा है। अच्छा चलें, मुझे कम नज़र आ रहा है। Objectives of performance appraisal. The first one is establish इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव सेट करना, करंट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, पास्ट परफॉर्मेंस देखना, फीडबैक परफॉर्मेंस के ऊपर दोनों तरफ से, आइडेंटिफाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिवार्ड उसके ऊपर देना। अच्छा, अब एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का कंसेप्ट जो अच्छी कंपनीज हैं वहाँ पे होता है, वो उस पर कॉस्ट भी नहीं है आपकी। एक सर्टिफिकेट है आपका, 20 रुपये का एक सर्टिफिकेट है, जो अगर आपके 20 डिपार्टमेंट है तो 400 रुपये आपका लग जाएगा उसके ऊपर। लेकिन वो बहुत ज़्यादा ना दें, आप गिफ्ट भी ना दें, आप सर्टिफिकेट भी दे देंगे, वो आपके एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा कि चलें एटलीस्ट एक रिकग्निशन मिल रही है मुझे। अच्छा, फिर क्वार्टरली आपकी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर की चल रही होती हैं, फिर ईयरली चल रही होती हैं कि पूरे साल का वो है। ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको रिटेंशन में, और इस पे आपका डायरेक्ट जो एक्सपेंस है वो बहुत कम होता है, बहुत नॉमिनल वो एक्सपेंस उसके ऊपर आता है, सिर्फ फोकस करना है। फिर जब हम OD पे जाते हैं तो उसके अंदर आप बर्थडे विश कर रहे हैं, आप उनकी जो जॉब एनिवर्सरीज हैं वो उनको विश कर रहे होते हैं। तो आप एक अटैचमेंट एम्प्लॉय जिसको आप ये कर रहे हैं, और ये HR की डोमेन में ही है, OD भी, आप जिनको ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो अब सेल्फ मोटिवेटेड होने के साथ साथ एक एफिलिएशन अपनी डेवलप कर चुका होता है कंपनी के साथ कि ये जो कंपनी है ये मेरा ख्याल कर रही है। आप नहीं केक उनका जो है वो उनके लिए सर्व करते, उनको आप कुछ और नहीं करते, एक मैसेज, एक बनी बनाई स्टिल जो बन जाती है ग्राफिक्स की, वो एक स्टिल जब आप उनके साथ शेयर कर देते हैं तो वो ये समझते हैं कि हम, ये कंपनी मुझे ओन कर रही है। तो वो रिटेंशन में ये सारी चीज़ें आपको, क्योंकि अगेन सेइंग कि रिटेंशन में जो पैसों के हवाले से बेनिफिट्स हैं वो कुछ लोगों के, ज़्यादातर लोगों के लिए वो इतना मैटर नहीं करते जितना कि वो सेल्फ रिकग्निशन या इन्वायरमेंट और कल्चर से वो सेटिस्फाई होते हैं कि इस कंपनी के अंदर कल्चर जो है वो बेहतर है, मुझे यहाँ पे स्टे करना चाहिए। अच्छा, प्रमोशनल, अब परफॉर्मेंस ने आपकी प्रमोशन भी बतानी है। वैसे तो प्रमोशन जो है वो हर साल आपका, यानी हम ये कहते हैं कि अगर कोई असिस्टेंट आया है, HR असिस्टेंट आया है, तो 1 साल बाद उसको HR ऑफिसर हो जाना चाहिए, 2 साल बाद HR एग्जीक्यूटिव हो जाना चाहिए, 2 साल बाद आपको HR असिस्टेंट मैनेजर हो जाना चाहिए, 3 साल बाद डिप्टी मैनेजर, और 3 साल बाद, यानी 10 साल के अंदर आपको मैनेजर हो जाना चाहिए। कंपनीज के अंदर ये होना चाहिए। उसका भी एक प्री डिसाइडेड फॉर्मेट, वो आपके जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे अप्रूवल के बाद अगर वो आप उसको करेंगे। और ये अगर आप पॉइंट इसके प्रमोशन के रख देते हैं कि आप ये कहते हैं कि अगर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बिलो, और होता है ये कंपनीज के अंदर होता है कि जी आपकी 3 साल की हम पिछली परफॉर्मेंस देखेंगे, अगर उसमें से एक भी C है या B- है तो आपको हम एंटरटेन नहीं करेंगे प्रमोशन के अंदर। तो ये डायरेक्टली इसके साथ जो है वो लिंक हो रही होती है। आ रही है समझ या नहीं, या मुझे ही आ रही है सिर्फ? नहीं आ रही सर। अच्छा,
करियर प्लानिंग डिसीजन जो हमने पहले जो है वो बात की थी, एक अप्रेजी है, एक अप्रेजर है और एचआर डिपार्टमेंट इसको करता है, ठीक है। गोल सेटिंग, कोचिंग, फीडबैक, इन्वॉल्व क्या क्या होता है, ऑब्जर्विंग, डॉक्यूमेंटिंग, प्लानिंग और अप्रेजल कंडक्ट कर लेते हैं आप। ये जो सारा प्रोसीजर है आप जहाँ पे करंट कंपनी से ऑपरेट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो इम्प्लीमेंट हुई है ऑलरेडी प्रैक्टिस चल रही है, आप उनकी एग्जांपल्स हमें समझा सकते हैं? किस वाले की बताएं समझाएं। बोथ ऑफ ये दोनों के इनके अप्रेजल का भी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का भी, यानी आप अपनी कंपनी में किस तरह से ग्रुप में परफॉर्मेंस को देखिए हमने ये तो मैं आपको पहले वैसे बता चुका हूँ लेकिन दोबारा बता देता हूँ कि हमने एक परसेंटेज लेनी है सबसे पहले, ठीक है। अप्रेजल की बात कर लें पहले, परफॉर्मेंस एवेल्यूशन की बाद में कर लेते हैं। एक आपने परसेंटेज ले ली, वो परसेंटेज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी तमाम एचओडीज़ को और उन एचओडीज़ को आपने बता के तो उनसे आपने इसके ऊपर अप्रेजल ले लिया, ठीक है। अब आ रही है आप दूसरी तरफ कि आपने उसका जेडीज से आपका फॉर्म बनेगा, यानी होंगी नहीं जेडीज वो, लेकिन उसके सारे केपीआईज और वो सारी उसके अंदर लिखी जाएंगी। वो लिखने के बाद उसकी रेटिंग होगी, रेटिंग होने के बाद उसको मेजर किया जाएगा। हम ये कहते हैं कि अगर किसी ने 5 पॉइंट लिए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो ए पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अगर किसी ने 4 पॉइंट लिए हैं तो वो ए माइनस पे या बी प्लस, ये आपका अपना नॉमेनक्लेचर है कि आप क्या करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके डेजिग्नेशन चेंज हो रहे होते हैं, कोई जीएम फाइनेंस कहता है, कोई सीएफओ कहता है, तो वो डेजिग्नेशन आपका सेम, इसी तरह से ये आपका नॉमेनक्लेचर चेंज होता है। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट के बाद आपके एचओडी की असेसमेंट और देन जो है वो 30% पोर्शन एचआर का, उसमें हम देखते हैं कि ये पंक्चुअल कितना है, इसने बिला वजह के लीव्स तो नहीं की हुई, इसका बिहेवियर कैसा रहा है, इसकी कंप्लेंट्स कितनी आई हैं, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर 30% के अंदर डाल के अपना पोर्शन को बाद में कैलकुलेट करके ये बता देते हैं कि इसका बनता है जनाब बी ग्रेड बनता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 20% हमें मिला है तो इसको हम 15% जो है वो देंगे। नो आई अंडरस्टूड, बड़ी मेहरबानी आपकी जी, प्लीज़। हाँ जी बिल्कुल, फॉर्मेट बना होता है। अब ट्रेनिंग मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा, आई ट्राई कि मैं कल आपके लिए जो है ना उसका वो लेके आऊँ। उसके अंदर आपने लिखे होते हैं सारे पॉइंट्स ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और वो वीकनेसेस जिसको आप अपनी इंप्रूव करना चाह रहे होते हैं या स्ट्रेंथन करना चाह रहे होते हैं। जैसे हायरिंग फॉर्म डिफरेंट होते हैं मैनेजमेंट स्टाफ के लिए और लेबर स्टाफ के लिए, इसी तरह से ये भी कोई डिफरेंट फॉर्मेट होता है कि हर ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, नहीं डिफरेंट उसके अंदर आएगा और उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर आपने जवाब देना होता है, लिखना होता है, लिख के आपने बताना होता है कुछ चीज़ों को। वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने टिक कर देना है क्या है और क्या चीज़ नहीं है। और फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि ट्रेनिंग के अंदर आपने एक ट्रेनिंग प्लान की है ना, तो वो ट्रेनिंग आप उनके आपने टीएनए नहीं किया तो उसके बावजूद बीइंग एचआर या एचओडी आप जो है वो डिसाइड कर रहे होते हो कि ये मेरे इन सबऑर्डिनेट्स या मेरे इन कलीग्स को ये ट्रेनिंग जो है वो ज़रूरत है, तो आप उनको भी उसके अंदर एंटरटेन करते हो। और फिर समटाइम जैसे आपने ये ईयरली एक दफ़ा आप एम्प्लॉयज़ से पूछते हो कि आप बताओ आपको कौन सी ट्रेनिंग चाहिए, तो ये सारी चीज़ें उसका जो है वो हिस्सा होते हैं। अच्छा जी, एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं जो मेजर किए जाते हैं? जॉब नॉलेज करते हैं, किसकी तरफ से होता है? वो सर मैनेजर के एंड से। यस। कम्युनिकेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट से होता है। आगे जाके जब हम 360 पढ़ेंगे ना तो उसमें ज़्यादा ये चीज़ें ईजी हो जाएंगी। लीडरशिप क्वालिटीज़ कितनी है, डिसीजन मेकिंग, इनिशिएटिव्स कितने लिए हैं, इनोवेशन कितनी आई है, कमिटमेंट डेडिकेशन कितनी है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग कितनी है, इंटरपर्सनल स्किल्स क्या है, टीम वर्क क्या है, कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिवनेस कितनी है, ये सारी चीज़ें। चेंज को कितना रिस्पॉन्सिव है, चेंज हम लोग जितने भी ह्यूमंस हैं हम लोग चेंज रेजिस्टेंट हैं, ऐसे ही है, एग्जैक्टली होना चाहिए। क्या चीज़ है जो हमें फिर चेंज रेजिस्टेंट बनाती है? सर हमारा माइंड रेजिस्ट करता है। कंफर्ट जोन के अंदर हम जब बैठे होते हैं ना तो उस कंफर्ट जोन ने हमें रेजिस्ट करना है कि जनाब यहाँ पे अब मेरी बन चुकी है लोगों के साथ, अब लोगों को मेरी समझ आ गई है, मुझे इनकी समझ आ गई है, तो इसलिए जो है वो ठीक है। आपको याद होगा कि जब सरकारी महकमों के अंदर कंप्यूटर्स आने लगे थे तो अकाउंटेंट्स ने कहा था हमने नहीं इस पे काम करना, ये तो हमारी नौकरियाँ खा जाएगा। खाते चलते थे उस वक्त, लेजर आपके खातों पे चलते थे। अब कोई ऐसा दफ्तर जिसके अंदर कोई भी अकाउंटेंट, चाहे वो सरकारी है, चाहे वो नीम सरकारी है, चाहे वो प्राइवेट है, जो कंप्यूटर के बगैर अकाउंट्स डील कर रहा हो, तो चेंज का जो एट्रीब्यूट है ये और बहुत से एम्प्लॉयज़ ऐसे, अच्छा बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिसके अंदर रोटेशन चल रही होती है।
आप 6 माह, साल, 2 साल, इवन 3 साल बाद HOD लेवल पे, निचले लेवल पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते चेंज तो आप तो नहीं करेंगे। और वो ग्रूमिंग किसकी हो रही है? एम्प्लॉय की। यानी वो अकाउंट्स का भी उसने देख लिया, उसने फाइनेंस भी देख लिया, उसने HR भी देख लिया, उसने सप्लाई चेन भी देख लिया। जो BBA किए हुए और MBA किए हुए लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको BBA और MBA में सिखा दी जाती हैं। देन वाई वन फील्ड? यानी सारी फील्ड्स का आपको इक्वली आपको, क्योंकि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है ना, तो इसलिए वो चेंज की जहाँ तक बात है वो ये है। और ये जो आप कह रहे थे ना कि सेठ के बड़े मसले हैं, उनको चेंज मैनेजमेंट पे ट्रेनिंग करवाएं। सर वो कहते हैं सीट खुद खुद ही ना ट्रेनिंग चाहे चेंज, तो फिर क्या करे? क्या हुआ है? सीट अगर खुद ही चेंज ना होना चाहे, मतलब आप एक उसे प्लान दें कि ये चीजें जो हैं इनिशियल बेसिस पे अगर चेंज हो जाए तो एनहांसमेंट जो है परफॉर्मेंस की वो इतने लेवल तक निगोशिएशन पावर अपनी ठीक करें फिर, सर उसको enhance करें। मान ली बात आपकी, अगर पिछली 3 कंपनीज में नेगोशिएशन पावर अच्छी है और एक जगह आके फेल हो रही, इट्स मीन दैट फिर आगे वाला बंदा ही नहीं सुनना चाहता। वो इस तरह के केसेस तो आपको मिल जाते हैं ना, फिर वो आपने उसको डिसाइड भी तो कर रहे हैं ना, कंपनी छोड़ दी और आप आगे चले गए। लेकिन वहाँ पे सर समथिंग इज न्यू, आपको लर्न करने को बहुत कुछ मिलता है, जहाँ पे एक रिजिड बॉडी से आपका सामना होता है और आपके जो तमाम सही कह रहे हैं सर, अगर आपको टर्मिनेशन ना मिले ना फिर टर्मिनेशन हो जाती है एक घंटा रखे। नहीं, वो जो आप लर्निंग हो जाती कोई भी नहीं होता। वो लर्निंग का ना एक पोर्शन है सिर्फ, और वो पोर्शन है ह्यूमन बिहेवियर्स को डील करना। Exactly, sir. उसके अंदर वो इसकी बहुत सी ट्रेनिंग्स हैं। यानी हम ये कहते हैं कि इस तरह के लोगों को हम कहते हैं कि ये नार्सिस्टिक बिहेवियर है इनका। तो नार्सिस्टिक बिहेवियर को कैसे आपने कंट्रोल करना है, इसके ऊपर पूरी पूरी थीसिस हैं। यानी आप समझ रहे हैं कि एक बंदा यानी नार्सिस्टिक क्या है कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, आप तो नहीं है, और फिर आप मुकर जाएं उस पर, आप यानी मुंह के ऊपर बैठे बैठे आप कहते हैं कि मैंने तो कहा ही नहीं है। तो इसकी पूरी ट्रेनिंग्स हैं। डायरी अपने हाथ में रखें, उसके सामने लेके जाएं, अच्छा जो बातें हो वहाँ पे लिखें और लिख के उससे साइन ले लें और उसको कल को दिखाएंगे जी ये सारा कुछ आपने जो है वो किया था। और जो नार्सिसिस्टिक होते हैं ना, वो बेसिकली उनकी जो इनर साइड होती है वो बड़ी वीक होती है। तो वो 2 मिनट आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करें, चाहे वो आपके डायरेक्टर हैं, वहीं पे बैठ जाएंगे नीचे। तो ये इसकी ट्रेनिंग्स है, वो सारा कुछ उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो बताई जाती। साइकोपाथ तो अलग है, एक अलग चीज़ है। और 2 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी ज़रूर है, लेकिन इसको आप इकट्ठे एग्जांपल ना दें, बड़ा डिफरेंट एक वो सिनेरियो है नार्सिसिस्टिक का और साइकोपाथ का। साइकोपाथ के बारे में बता दें। आगे निकल जाएंगे, कहीं और निकल जाएंगे हम। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम्स जो आती हैं हमें, हालो एंड हॉर्न इफेक्ट क्या होता है आपका कि एक एम्प्लॉय जो है वो, ये पढ़िएगा ज़रा, competence in one area shines over all others, और employee does poorly in one area and this, अच्छा जी होता है ये। आप हर एरिया में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और एक एरिया आपका वीक रह गया, तो क्या होना है एट द एंड ऑफ द डे? इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो करते ही कुछ नहीं है। यानी वो 99% बेहतरीन काम कर रहा है, 1% वो ह्यूमन एरर भी हो सकता है, वो उसकी कैपेसिटी का इशू भी हो सकता है। क्योंकि आप जब आप बीइंग एम्प्लॉय, आप कोई एक सेगमेंट तो नहीं देख रहे होते, आप बहुत से सेगमेंट्स देख रहे होते हैं। उन सेगमेंट्स में आपने 99% अच्छा काम किया, एक उसका आ गया तो आपने सारे के ऊपर जो है वो पानी फेर दिया और आपने कहा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर आपका आता है। बायसनेस, फ़लाँ मेरे शहर से है, मुझे इसलिए अच्छा लगता है। फ़लाँ की कास्ट मेरी और उसकी कास्ट सेम है, ठीक है, इसको दे दो। फ़लाँ से दोस्ती है मेरी, इसको अच्छा दे दो। फ़लाँ ने फ़लाँ वक्त पे मुझे सलाम नहीं किया था, इसको कम कर दो। बायसनेस प्रॉब्लम, ये हमारे कॉमन प्रॉब्लम जो है वो चल रहे होते हैं। कंपैरिजन, आपके जो है वो कंट्रास्टिंग वन एम्प्लॉय विद ईच अदर। हर बिहेवियर दूसरे बिहेवियर से मुख्तलिफ है। आप सेम पैरामीटर रख के कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपको उसके मुताबिक रखना है। ज़रूरी नहीं है कि तमाम एम्प्लॉयज़ तमाम एरियाज़ के अंदर 100% आपको दे रहे हों। एक ने आपको 90% दे रहा है, दूसरा आपको 100% दे रहा होगा, एक आपको 50% दे रहा है, आपको उसको भी लेके चलना है साथ। एवरेज, सबको एवरेज दे दें। 20% आया है, ओके जी, आपने सबको दे दिया, 20% दे दिया। क्या होगा? जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो परफॉर्म करना छोड़ देगा कि मेरे साथ वाला जो परफॉर्म नहीं करता था
उसको भी अगर यही आप दे रहे हैं, रेटिंग दे रहे हैं, और मुझे भी अगर यही रेटिंग दे रहे हैं, तो फिर मुझे एक्स्ट्रा पेन लेने की क्या ज़रूरत है? तो कभी भी कंपनी आपकी ग्रो नहीं कर सकती इन बेसिस के ऊपर अगर आपके एम्प्लॉयज़ ये सोचना शुरू करते हैं। अच्छा जी, फोकसिंग ऑन रीसेंट परफॉर्मेंस इंस्टेड ऑफ इंटायर ईयर। 3 माह आखिरी बड़े इंपॉर्टेंट है जी, 3 माह बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर मेहनत कर लें, इस पे थोड़ा सा ज़रा बॉस को खुश कर लें, और पिछला पूरे जो आपके रहते हैं 7, 8, 10 महीने, उसके अंदर आपने जो मर्ज़ी किया हो, यानी रीसेंट आपकी जो परफॉर्मेंस है वो उसके ऊपर हावी हो जाए और आप उसकी बुनियाद के ऊपर अप्रेजल लगा दें। होता है ये भी या नहीं होता? जस्ट लाइक मी, जैसे मैंने अभी कहा है कि मेरे शहर से है, मेरी कास्ट का है, मेरी लोकेलिटी का है, तो इसलिए इसको जो है वो मैं कर दूं। अच्छा जी, पढ़े ज़रा। अच्छा, इसलिए ना करनी आप उसको जो है वो अच्छा इंक्रीमेंट दे देना कि इसकी मेरी तो कन्फ्रंटेशन हो जानी है, इसका ये तो आके फटा कर लेगा मेरे साथ। ये भी होता है या नहीं होता? आप इस डर से, इस खौफ से आप कर लें कि यार ये तो बहुत खिचखिच करेगा, इसने तो मुझे बहुत तंग करना है, तो इसको तो फटाफट निकालो। तो ये भी गलत है। यानी वो तो सक्सेसफुल है, वो तो करता ही इसलिए है कि मैं इनको मजबूर कर सकूं। फेवरेटिज्म अगेन वही उसमें है। 360 डिग्री फीडबैक। 360 डिग्री फीडबैक कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है? किसी कंपनी में जो है वो हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है? किसी में भी नहीं। होता क्या है नहीं पता? अच्छा, और इनके फीडबैक जस्ट एक इनके एम्प्लॉय से स्टार्ट होकर जस्ट लाइक इनके तमाम उसके लाइन मैनेजर, उसका एचओडी, फिर उसका एचआर के बाद फिर फॉर्मली तमाम सर्कल हो गए 360, ठीक है, एम्प्लॉय, और इसके चारों तरफ जो लोग हैं ना वो रेट करते हैं उसको। यानी इसमें आपके बॉस को आपका सबऑर्डिनेट भी रेट कर रहा होगा, आपका पैरेलल जो कलीग है वो भी रेट कर रहा होगा, आपका बॉस भी रेट कर रहा होगा, आपके इंटरनल कस्टमर भी आपको रेट कर रहे होंगे, और एक्सटर्नल कस्टमर भी आपको। फॉर इंस्टेंस एचआर है तो आपके पास मेडिकल है, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस एचआर का पार्ट है, तो उनके वेंडर भी होंगे, वो भी रेट करेंगे कितना टाइमली, आपका रिस्पॉन्स कितना टाइमली टूवर्ड्स देम। और भी जितनी ये जो आपका है टेलीकॉम, आपकी डोमेन है, एचआर की डोमेन है, सिम्स जितनी होती हैं वो एचआर ने डील करनी होती हैं, उसके वेंडर को भी आप डील कर रहे होते हैं, वो आपको कैसे रेट कर रहे हैं। इंटरनली जो लोग जो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली उनका डेली बेसिस पे आपसे वास्ता पड़ रहा है, यानी अगर आप होना तो ये चाहिए कि आपकी जो सैलरी स्लिप है वो आप जैसे सैलरी रीइंबर्स करें उसके 1 दिन बाद 2 दिन बाद आपकी ईमेल पे वो सैलरी स्लिप आ जानी चाहिए। समटाइम्स सॉफ्टवेयर नहीं होते कंपनीज के पास, सैलरी स्लिप नहीं होती, तो अब आपका एक एम्प्लॉय जो आपके पास बैठता भी नहीं है, वो किसी और ऑफिस में बैठ रहा है, वो आपको फ़ोन पे फ़ोन कर रहा है कि भाई मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाना है, मुझे सैलरी स्लिप दे दें, और आप उसको 10 दिन तक सैलरी स्लिप बना के नहीं देते। उसका भी राइट है कि वो आपको रेट करे कि आपने आपका जो इंटरनल आपके जो लोग हैं वो आपको कैसे कर रहे हैं। पढ़े ज़रा। 360 degree feedback is a multi-rated feedback system where an individual is assessed by a number of assessors including his boss, direct reports, colleagues, internal customers and external customers. क्या समझ आई? वही बात जो की है मैंने, आ गया ये सारा कुछ। जी सर। इंटरनल, नौकरी गई सर। पीयर्स, एक्सटर्नल, टीम मेंबर्स, ये ठीक है या नहीं वैसे 360? सर ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है सर। इसको वैसे मालकान पसंद नहीं करते इतना। जी बिल्कुल। 360 में आप वो जैसे अगर आप लोग सारे पंजाब से होंगे, पंजाबी में तारा हो जाता है, यानी वो सारे फैक्टर्स आपके जो है वो उसमें एड्रेस हो जाते हैं, वो सामने आ जाते हैं। जब 360 होता है ना, जो साइड होती है उसकी अप्रेजल उसके ऊपर बेस भी कर रही है, क्लाइंट आपको क्या रेट कर रहा है, और वो फिर एक तरफ से नहीं है, वो किसी एक क्लाइंट से भी नहीं है, वो किसी एक पीयर से भी नहीं है, वो किसी एक सबऑर्डिनेट से भी नहीं है, डिफरेंट लोग आपको जो है वो रेट कर रहे होते हैं, तो उसमें वो नहीं, उसमें बायसनेस कम हो जाती है, वो सारा कुछ हो जाता है। इसका भी पूरा फार्म बनेगा, वो फार्म जो है वो डिफरेंट लोगों के पास जाएगा, वो फिल होके आएगा, इसमें एचआर का काम भी बढ़ता है, एवरेज निकलेगी, और उसे एवरेज के मुताबिक आप जो है वो करेंगे। एवरेज तो आपने जितने भी फॉर्मेट्स हैं उसके अंदर एवरेज करने हैं आपने। सेल्फ रेटिंग भी होगी, बिल्कुल आप अपने आप को कर रहे होंगे, रेट करेंगे, क्यों नहीं करना आपने?
अच्छा जी, पढ़े। मुझे मेरा ना यहाँ से वो नहीं ठीक, फोकस ठीक नहीं है यहाँ से, वरना मैं आपको जहमत ना देता। No, sir. Question is that people often tell you what you would like to hear, not what they really feel. Time spent on giving feedback to individuals. इसका क्या मतलब है ऊपर वाली लाइन का? सर ये इनके समटाइम पीपल आपको वो भी बताते हैं जो कि आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, और ये बताना चाहिए, यू मस्ट नो हाउ टू से नो। हम ना नहीं कह सकते, बहुत से लोगों को हम ना नहीं कह सकते, यानी हमें पता हो। देखिए ये जो HR का है ना काम है, वो इन बिटवीन से मुराद ये है कि आपने यस मैन भी नहीं बनना और आपने रूड भी नहीं होना। पॉलिसी आपके पास तो, या डिप्लोमेटिक कह लें आप, डिप्लोमेटिक थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड आ जाता है, लेकिन आप बड़े न्यूट्रल कह लें, हाँ यस न्यूट्रल कह सकते हैं। न्यूट्रल रह के आपने जो है वो आपने बात की और आपने बताया कि ये है टाइम, नहीं टाइम कम है, वरना मैं इसके ऊपर अच्छी खासा आपको चलें, ये भी टॉपिक नहीं है, हम कहीं और निकल जाएंगे। पॉलिसी है आपके पास, आप उस पॉलिसी को वायलेट तो नहीं कर सकते ना, तो अगर आप उसकी ना कर रहे हैं तो आपके पास एक उसका डॉक्यूमेंट मौजूद है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट आप, और सबसे पहले पॉलिसी के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर अपने आप को उस जगह पर रख के देखें, अपनी एग्जांपल दें। यानी HR की जो पॉलिसीज़ या HR की जो चीज़ें हैं वो सारी वो होती हैं जो वो अपने आप को देख के रखे कि मैं कैसा फील करूं, मेरे लिए क्या एनवायरनमेंट हो। सबसे इम्पोर्टेंट तो आपकी अपनी ज़ात है ना, तो आपने तो पूरी कंपनी के कल्चर डेवलप करना है, आपने एनवायरनमेंट डेवलप करना है, पॉजिटिविटी लेके आनी है उसके अंदर। तो पहले सबसे अपने ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करें। यानी आप पंक्चुअल हैं तो फिर सारी कंपनी पंक्चुअल हो जाएगी। आप अगर टाइम से नहीं आ रहे, आप अगर बिला वजह छुट्टियां कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि बाकी सारी कंपनी भी इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेगी कि जी वो देख लें। और ये सबसे मायूब बात होगी कि कोई बंदा उठ के ये कह दे कि जी आप उसको HR मैनेजर को देख लें, वो तो खुद टाइम पे नहीं है एंड ऑल दैट। अच्छा जी आगे। Time spent on giving feedback to individuals on their strength and areas of improvements is minimum ending in some cases. ठीक है, आगे। And feedback, if any, is restricted boss to employee and one way. आगे। Why 360 feedback is a more objective feedback, true feelings, perceptions are very important, and 360 captures the chemistry one is generating at the workplace. It is an effective way to enhance one's managerial and leadership effectiveness. अभी तक क्या समझ आया? क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। कुछ केसेस आप डिस्कस करें, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल में आपको इश्यूज आ रहे हैं उनको हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। सर कल हम क्या पढ़ेंगे? PMS में कोई रियल सिनेरियो डिस्कस करेंगे या फर्दर स्लाइड्स होंगी? बताता हूँ, जाने से पहले बताऊँगा। बताएं। यार इसमें जो मुझे एक जो खास किस्म की डिफिकल्टी और मैं समझ खास इनके बहुत खास बिल्कुल खास बोलो पहले। खास नहीं, खास स्पेशल कहते हैं यार, इतनी खाली शब्द बोलने की क्या जरूरत? अच्छा। उसमें सर ये है ना कि आप बार बार कहते हैं परसेंटेज, ग्रुप्स में आप बड़े बड़े इनके चल गए, आप कॉर्पोरेट में वहाँ पे परसेंटेज ही होती है, एक एम्प्लॉय के लिए हमें इतना ही लेना है, बट अगर एम्प्लॉय के साथ उससे ज़्यादा की हो तो एम्प्लॉयर की वर्थ, एम्प्लॉय की थिंकिंग उससे ज़्यादा की हो, जस्ट लाइक आप HOD हैं, हाँ, मैं आपका सबॉर्डिनेट हूं सर, हाँ, बट अब मैं अभी करंट सैलरी ले रहा हूँ 40,000, ठीक है, हाँ, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरी नेक्स्ट जो है 80 हो जाए, लेकिन तो आप हैं, आप मेरी प्रूव करते हैं कि 60 आपकी होगी, बट मैं कहता हूँ कि अगर ऐसा होगा तो मैं तो रिजाइन कर दूंगा। अच्छा, मैं आपको एक कंपनी की एग्जांपल देता हूँ कि जहाँ पे ये था कि आपके जो सैलरी ब्रैकेट है ना वो काफ़ी डिस्टर्ब थी। वो डिस्टर्ब इसलिए थी कि वहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल डिस्टर्ब था। जहाँ पे आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल डिस्टर्ब्ड होता है वहाँ पे सबसे पहले आपकी सैलरी ब्रैकेट जो है वो ख़राब होगी। वो कैसे ख़राब होगी? वो ऐसे ख़राब होगी कि आप बायसनेस पे जाएंगे, आप फेवरेटिज्म पे जाएंगे, आप ACR पे जाएंगे और उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो फिर आपको क्या मिलेगा? फिर आपको ये मिलेगा कि आपके 4 साल की एक्सपीरियंस के साथ 4 इयर्स बैचलर सेम डिग्री के अंदर वो एक बंदा आपको 60,000 पर नज़र आ रहा होगा और दूसरा बंदा आपको 90,000 पर नज़र आ रहा होगा। तो उसके लिए जो तरीक़ाकार है वो ये है कि वो ओवर नाइट ठीक नहीं हो सकता। उसके लिए आपको 2-3 साल के अप्रेजल्स को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा
पहले तो सबसे आप अप्रेजल सिस्टम लॉन्च करें वहाँ पे, और अप्रेजल सिस्टम लॉन्च करने के बाद जो करने की चीज़ है वो ये है कि जिसकी ब्रैकेट आप देख रहे हैं कि नीचे आ रही है उसको ज़्यादा तेज़ी से उठा के ऊपर लेके आएँ, और जो पहले ऊपर है उसका पोर्शन कम जो है वो इंक्रीज़ करें। तब मार्केट सर्वे नहीं है। नहीं, मार्केट सर्वे बताता हूँ इसके बाद आपको। ये बात समझ आई है आपको? तो जब ये चीज़ हो जाएगी ना, मैंने आपको कहा था कि ओवरपेड और अंडरपेड ये दोनों चीज़ें ख़तरनाक हैं। ये जो आप जो बात कर रहे हैं ये उसी के अंदर आ रही है कि एक बंदा वो ये समझता है कि मेरी वर्थ 200,000 की है और आप उसको 150 दे रहे हैं, तो वो ना तो सेटिस्फाई रह सकेगा और ना आप उसको रिटेन रख सकेंगे, ठीक है। और हो सकता है उस जैसे सेम बंदे को आप 200,000 दे रहे हो क्योंकि वो चापलूस अच्छा है, क्योंकि वो खुशामद अच्छी कर लेता है, तो इसलिए ये इस चीज़ को ख़त्म करने, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल जब आपने ये कर दिया ना, ट्रांसपेरेंट कर दिया, तो फिर ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। सर समहाउ ट्रांसपेरेंट करके जब ये सीईओ तक या किसी भी आप कह रहे रेलेवेंट डायरेक्टर तक जब चीज़ पहुंचाई जाती है, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी पे खुद ही पेन से जो है ना वो सर्कल करके, नहीं यार इसको ये कर दो, इसको ये कर दो। हालांकि जिससे आप कह रहे हैं, मैंने सब एक बार ट्राई की थी, जो लोएस्ट उस पर था सैलरी स्लैब के ऊपर, मैंने कोशिश किया यार इसको हाई करके इसको अप टू द मार्क ले आए, इक्वल कर दूं एटलीस्ट बाकियों के, और जो टॉप पे है उसका पोर्शन कम कर दो ताकि ना उधर बर्डन बढ़े ना इधर बर्डन है। अल्टीमेटली हुआ ये कि जब डायरेक्टर के पास गया तो डायरेक्टर साहब ने कहा नहीं यार इसको इतना बढ़ाने की क्या जरूरत है। एट द टाइम मैंने उनको कहा भी कि सर ये बहुत नीचे है, नहीं सिर्फ वो, एटलीस्ट आप इसको बराबर करें। और क्या कहा, मतलब सर आप, मैं एग्जांपल दे देता हूं कि वो 20 पे था, उसी की सेम वाला 45 के ऊपर बैठा हुआ है। नहीं देखिए, जब मैंने आपको कहा ना निगोशिएशंस, आपके निगोशिएशंस में प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब आपने लेके जाना है तो आपने 4 साल का उसका एम्प्लॉय का रिकॉर्ड लेके जाना है कि ये डिलीवर किया उसने। वही बता रहा हूँ, सारे करने के बाद एट द टाइम वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हुआ ये कि जिस बंदे को उन्होंने दोबारा रेस दिया, जिसको मैं कह रहा था सब पोर्शन कम कर, वो 6 महीने बाद छोड़ गया, और बाद में उन्होंने मेरे ही कहे हुए बंदे को बढ़ाकर उससे भी ऊपर ले गए। आपने उस टाइम बताया उनको कि ये मैंने आपको उस टाइम कहा था, फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं होता, मैं देख लूंगा, तुम इसी तरह चलो, बस जो मैं कह रहा हूँ वो कर दो। टीट सी फिर। अच्छा इसमें सर बाइसनेस सर ऐसे ज़्यादा काफ़ी सारी मेजॉरिटी है ऐसी मार्केट में। लेकिन सर इसमें देखिए सर, मैं आपको बताऊं होता क्या है, अब ये इनका एक्सपीरियंस डिफरेंट है, ठीक है। मेरा एक कंपनी का एक्सपीरियंस ये है कि हमें कहा गया उस कंपनी के अंदर 2 तरह की हैं इंश्योरेंस, हेल्थ, एक तो हेल्थ इंश्योरेंस है और दूसरा है हाफ ऑफ द सैलरी ओवर अ ईयर, यानी वो उसमें आप आउटडोर भी कर लें और वो सारा कुछ कर लें और इंश्योरेंस आपकी इंडोर के लिए हो जाएगी। तो मुझे ये कहा गया कि इंश्योरेंस ख़त्म कर दें। अच्छा, अब मैंने फौरी तौर पे इस पर कोई जवाब नहीं दिया और मैंने कहा इस पर बात कर लेते हैं, और फिर मैंने आके उस पर सोचा और काफ़ी सोचा मैंने कि इसको कैसे करें। तो मेरे ज़हन में एक पॉइंट आया, तो मैं गया, पहले जाके मैंने उनसे वजह पूछी, तो वजह मुझे बताई गई कि अब तो हेल्थ कार्ड आ गए हैं। तो मैंने कहा कि हेल्थ कार्ड आ गए हैं तो वो तो उसमें सिंध में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है। तो मुझे कहा गया कि आप ये करें कि आप सिंध और बलूचिस्तान के लोगों को इंश्योरेंस दे दें, बाकी रहने दें। इसका मतलब ये हुआ कि अगेन फिर वो मैं वहीं खड़ा हुआ। फिर मैंने क्या किया, मुझे फिर भी समझ नहीं आ रही थी, मैंने फिर कहा, मैंने कहा इस पर दोबारा बात करेंगे हम। और फिर बेसिकली मैंने हमारे एक बड़े अच्छे, मैंने डायरेक्टली तो उनके साथ काम नहीं किया हुआ, लेकिन मेरा बड़ा अच्छा उनके साथ ताल्लुक़ है। फरहान ख्वाजा साहब हेड HR थे UMT के, फिर वो डायरेक्टर HR चले गए इधर रेनबो कैश एंड कैरी। तो उनसे मैंने एक चीज़ जो सीखी थी वो ये थी कि जब बिल्कुल सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा होता तो किसी न किसी तरीके से मामले को लिंगर ऑन करें, फौरी डिसाइड नहीं करना, उसको थोड़ा सा आप करेंगे तो वो चीज़ें। तो मैं बाय डिज़ाइन फिर जब मैंने देखा कि कुछ चीज़ अगर उसमें आ गई है तो उसको लिंगर ऑन, मैंने 2 4 5 दिन और लिए। फिर मैंने अपनी टीम को बुला लिया, तो मैंने कहा मैं स्टक हो गया हूँ, मेरे जहन में कुछ नहीं आ रहा कि इस हेल्थ इंश्योरेंस को कैसे बचाना है, क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ का मामला था और एम्प्लॉयज़ जहाँ पे एम्प्लॉयर को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देना मेरा काम है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को भी तहफ़्फ़ुज़ देना मेरा ही काम है। मैंने टीम को बुला लिया, उनमें से एक लड़का, उसने मुझे कहा कि ऐसे करते हैं कि मेरे पास एक लॉजिक है। मैंने कहा आप बताएं। उन्होंने कहा कि ये मैं कुछ आपके सामने चीज़ें रखता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दें आप।
वो आए मेरे पास, जब आए तो उन्होंने कहा कि हमारा पेरोल के अकॉर्डिंग यानी 7 करोड़ की सैलरी है, तो उसमें 3.5 करोड़ हमने देना होता है सैलरी हाफ के अगेंस्ट। समझ रहे हैं डिजिट्स की बात, यानी कि 7 करोड़ सैलरी तो 3.5 करोड़ ही देना है आपने हाफ सैलरी। तो हमने जो पिछले 3 सालों में रीइंबर्स किया है वो किया है 3 मिलियन, यानी 30-30 लाख रुपया हमने रीइंबर्स किया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ऊपर के जो 3 करोड़ और 20 लाख है वो सेव किए हैं। मुझे उसका पॉइंट समझ आ गया वहाँ पे कि अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस ख़त्म कर देंगे जिसके हम सिर्फ 70 लाख दे रहे हैं, तो वो सारा बर्डन इसके ऊपर आ जाएगा, बात फिर वहीं चली जाएगी। लोगों ने वो क्लेम तो करना है, अभी तो क्लेम इसलिए नहीं कर रहे कि आपकी 3.5, 4, 5 लाख की हॉस्पिटलाइजेशन उसके अंदर मिल रही है, तो वो आया। मैं उसको साथ लिया और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाके बिठा दिया। साथ लेके बिठाने का मकसद ये था कि उसका ड्यू क्रेडिट, ही वॉज माई सबऑर्डिनेट, उसका ड्यू क्रेडिट उसको मिले, उसको पता चले कि मैंने एक पॉइंट दिया है, तो जाके मैंने ये नहीं कह दिया कि जी ये उस तरह से, मैंने कहा जी ये मेरे सबऑर्डिनेट हैं और ये आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखेंगे। वो जब रखे तो उस पर सवाल ये आया, तो क्या हम सब लोगों को नहीं देते हाफ सैलरी? मैंने कहा नहीं, क्लेम के ऊपर देते हैं, जो क्लेम आता है। तो 1 मिनट में साइन करके उन्होंने कहा कि ये इसको रिन्यू कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है जो मैं इसलिए आपसे एग्री नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ, मैं इसलिए एग्री नहीं कर रहा कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी लोकल कंपनीज़ हैं उनके जो भी मालकान हैं उनको एग्री करवाना ऑल्दो मुश्किल है बहुत ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं डिजिट्स में कहीं ना कहीं आपको बताना पड़ता है कि ये आपका कितना लॉस हो रहा है और यहाँ पे कितना फ़ायदा हो रहा है आपका, हो जाता है। और हो गया वो हमारा उस पर, समझ रहे बात। तो जितनी आपकी निगोशिएशन स्किल्स, हाँ अगर अब दूसरा हाल मेरे पास ये था कि अच्छा जी मुझे तो जो है वो कहा गया है, मालकान की जानिब से कहा गया है, तो 1 मिनट से पहले जो है वो उनके साइन लेके तो मैं उनको खुश करके कहूँ कि हाँ क्या बात है जी, ये वो कहे जी ये मुझे HR मैनेजर बिल्कुल ठीक मिला है, जो हम कहते हैं वो कर देता है। तो क्या होना था, मैं अपनी जॉब के साथ जो है वो लॉयल नहीं था या सिंसियर नहीं था, क्योंकि दूसरा एंड हम स्टार्ट करते हैं ना जब HR को, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जी इट्स अ ब्रिज बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। तो वो आप जिधर झुक जाएंगे वो बैलेंस आपका ख़राब हो जाएगा। तो वो आपको दोनों तरफ देखना है। मैं ये भी नहीं कहता, बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैंने भी की होंगी जो प्योरली एम्प्लॉयर के हक में जा रही होंगी, लेकिन इट्स अ विन विन, लाइक वो 50-50 उसके अंदर जो है वो आपको जाना पड़ता है। आगे समझ।